थे बिल्कुल फ्री के मार्क्स। क्या? बाय सेलिंग, बाय सेलिंग, बाय सेलिंग। क्लोज टेस्ट में बैकवर्ड फॉरवर्ड रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि आपके पास में पैसेज के अंदर आंसर गिवन होता है, आपको जस्ट उसको फाइंड करना होता है। वर्ड पीसेस में तो ब्रेक हो ही नहीं सकता है, टोटली इररिलेवेंट हो गया। पूरा पढ़ने से आपको उस पैसेज की थीम, उसका टोन, उसमें किस तरह के वर्ड्स यूज हुए और किस टाइप का वो पैसेज या क्लोज टेस्ट है वो समझ में आता है। वास्तव में ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअली जो बच्चा स्ट्रॉन्ग होगा ना, वही ये क्वेश्चन कर पाएगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन में अटक जाएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स में हम हमेशा ये देखते हैं कि जिसका फिलिंग द ब्लैंक पूछा है उसके पहले और उसके बाद में क्या आया है। फैक्चुअली रॉन्ग मीन्स जो सेंटेंस बोल रहा है उसका उल्टा बोलना। ये एडवांस्ड बोल रहा है और वो प्रिमिटिव बोल रहे हैं। कंट्रीज के पहले द आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। वहाँ पर भी समझाया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के रोल से भी आपको क्लोज टेस्ट सॉल्व करना है। आपको वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच को फिलिंग द ब्लैंक के साथ में मैच करना है और समझना है, देखना है कि अगर आप पॉजिटिव बात कर रहे हो तो एंड के बाद भी आपको पॉजिटिव बात करनी है। आप नेगेटिव बातें कर रहे हो तो एंड के बाद भी आने वाला वर्ड नेगेटिव ही होगा। शांति निकेतन, आई हैव बीन देयर, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। टेस्ट है। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे, बैकवर्ड रीडिंग, फॉरवर्ड रीडिंग, उनको भी बताऊंगी। सबसे पहले आप पोज करके जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पोज करेंगे। ये क्वेश्चंस है, जो भी आपका आंसर है ऑनेस्टी के साथ में टिक करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे और मेरे आंसर से मैच करेंगे। लर्निंग तभी होगी। ऐसे सिर्फ आप क्लासेस देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो और लेटे हुए हो, कुछ भी नोट डाउन नहीं कर रहे हो, तो ये कोई लर्निंग नहीं है, ये टाइम वेस्टिंग है। ये टोटली टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। आप एक बार बैठ के उसको अच्छे से करो, अच्छे से नोट्स बनाओ। बाद में रिवाइज करना है तो आप 2x पे वीडियो चलाकर छोड़ दो और आप अपना काम करते रहो। आप लेटे रहो, आप खाना खा रहे हो, खाना बना रहे हो, आप घूम रहे हो, ठीक है, घर जा रहे हो, बस में जा रहे हो, तो आप चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहली बार में अच्छे से नोटबुक पेन लेकर बैठना है, ठीक है बच्चे। स्टार्ट करते हैं। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट एवरीवन लिव्स, हर इंसान जीता है, फिलिंग द ब्लैंक सेलिंग समथिंग। मैंने आपको एक चीज हमेशा बताई है कि आपको सबसे पहले पूरे पैसेज को पढ़ना है। रीड द क्लोज टेस्ट या रीड द पैसेज केयरफुली। पहले आपको पूरे पैसेज को बिना किसी ऑप्शन को, आंसर को पुट किए हुए सिंपली पूरे पैसेज को पढ़ना है। समझ में आ गया? पूरे पैसेज को आपको पहले पढ़ना है। क्लियर है ये चीज? क्यों पढ़ना है? क्योंकि इससे आपको बहुत सारी हिंट मिलती है बैकवर्ड रीडिंग और फॉरवर्ड रीडिंग। बैकवर्ड रीडिंग और फॉरवर्ड रीडिंग फ्री के मार्क्स होते हैं, जिसमें पैसेज के अंदर ही आंसर छुपा होता है, हमें बस उसको ढूंढना होता है। जैसे क्या होता है कि फॉरवर्ड रीडिंग समझेंगे, जैसे यहाँ तक हम पहुँचे तो हमें लगा कि वहाँ क्या आएगा, ये हिंट हमें यहाँ पहुँच के मिलती है। लेकिन अगर हम इसी लाइन को सोच के डिसाइड करना चाहते हैं तो बहुत बार गलत हो जाएगा। हमें आगे भी पढ़ना है। जैसे अभी हमने एक एक्सट्रीमली पढ़ा था, देखो इसका एग्जाम्पल भी मिल गया। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बताया था ना मैंने। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, है ना। ये देखो इस तरह से चीज़ों को है ना इंटरलिंक करने की और एक खुशी आनी चाहिए मन में कि यार देखो ये मैंने पढ़ा था, वो यहाँ भी आ रहा है। अब समझो, ये मैंने कुछ यहाँ कोई आंसर नहीं पुट किया है। आगे चलो। व्हाट यू कैन फिलिंग द ब्लैंक फ्रॉम दिस स्टेटमेंट इज दैट टीचर लिव बाय सेलिंग। ध्यान से देखना मेरे बच्चे, टीचर कैसे जीता है? अपने नॉलेज को सेल करके। फिलोसोफर लिव कैसे? बाय सेलिंग विजडम, विजडम को सेल करके। प्रीस्ट कैसे अर्न करता है? दे आर लिविंग बाय सेलिंग स्पिरिचुअल कंफर्ट। यहां से क्या समझ आया? फ्री के मार्क्स थे, बिल्कुल फ्री के मार्क्स। क्या? बाय सेलिंग, बाय सेलिंग, बाय सेलिंग। और यहां पर हमें दिया हुआ है सेलिंग और ऑप्शन में है बाय, है ना। कितना इजी है। तो यहाँ से हमें फ्री के मार्क्स मिलते हैं, कॉन्फिडेंस आता है और एक जो लॉजिकल रीजनिंग है वो भी डेवलप होती है। तो देखो, बाय सेलिंग नॉलेज, बाय सेलिंग विजडम, बाय सेलिंग स्पिरिचुअल कंफर्ट। इट इज सेड दैट एवरीवन लिव्स बाय सेलिंग समथिंग।
सिंपल है ना। तो ये चीज़ें आपको स्मार्ट बनाती है, दूसरों से अलग बनाती है। जहाँ कोई दूसरा इन 4 ऑप्शंस पे सोच रहा है, टाइम दे रहा है, गलत कर रहा है, वहाँ आप चुटकियों में आंसर कर सकते हो बिल्कुल सही। ये है फॉरवर्ड रीडिंग, ठीक है। ये आगे पढ़ के पता चला, और कई बार पीछे से आंसर मिलता है तो हो जाती है बैकवर्ड रीडिंग। क्लोज टेस्ट की बुक में मैंने फॉरवर्ड बैकवर्ड रीडिंग को बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ भी करवाया है, ठीक है। अब देखो, व्हाट यू कैन filling the blank from this statement is that teachers live by selling knowledge, philosopher live by selling wisdom, and priest can earn their living by selling spiritual comfort। ठीक है, आप इस स्टेटमेंट से क्या कर सकते हैं? अब ये पूछा रहा है यहाँ पर, व्हाट यू कैन सेपरेट। सेपरेट मतलब अलग कर देना, बिल्कुल ये तो इररेलेवेंट हो गया, अलग करने की कोई बात ही नहीं हो रही है। चूज, बहुत सारी चीज़ें दी हो, उसमें से किसी को चूज करना है, नहीं हो रही है ये भी बात। रिवाइव भी कंप्लीटली इररेलेवेंट है। रिवाइव का मतलब होता है री मीन्स बैक, अगेन, वाइव मीन्स लाइफ, टू लिव अगेन, वापस लाइफ में आना, पुनर्जीवित होना, अपने आप को लिव करना, जिंदा वापस, जैसे बॉडी रिवाइव करती है, बीमार हो गए फिर वापस रिवाइव कर रही है, ठीक हो रही है, वापस उसी कंडीशन में आ रही है, वापस लाइफ में आ रही है, दैट इज रिवाइव। ठीक है, तो रिवाइव भी नहीं होगा, राइट आंसर होगा डिराइव। डिराइव का आने का एक और रीजन है, यहां आया है फ्रॉम। क्या आया है? फ्रॉम। क्या होता है? डिराइव फ्रॉम समथिंग। क्या होता है मेरे बच्चे? डिराइव फ्रॉम समथिंग, किसी टू कम और डेवलप फ्रॉम समथिंग। तो इस स्टेटमेंट से आप क्या डिराइव कर रहे हो? इस स्टेटमेंट से ये डिराइव कर रहे हो कि टीचर है वो अपने नॉलेज को सेल करके लिव करता है, फिलोसोफर अपने विजडम को सेल करता है, और प्रीस्ट जो है वो कैसे जीता है? अपने स्पिरिचुअल कंफर्ट को सेल करके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोले द वर्ड पॉलिटिक्स, जो वर्ड है क्या? पॉलिटिक्स इज डिराइव्ड, डिराइव हुआ है कहाँ से? फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कौन सा ग्रीक वर्ड है? आपकी अवतार में भी गिवन है, पोली, जिसका मीनिंग क्या होता है? सिटी, सिटीजन। ठीक है, वहां से क्या बना है? पॉलिटिक्स। तो ये किससे डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से। तो डिराइव के साथ में क्या यूज होता है स्टूडेंट? फ्रॉम। तो यहाँ फ्रॉम भी गिवन है। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्लोज टेस्ट में ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि पहले क्या वर्ड आया है और बाद में क्या वर्ड आया, उसी के अकॉर्डिंग आप उसके बीच वाला वर्ड पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, दो इट मे बी पॉसिबल to measure the value of material goods in terms of money, it is extremely difficult to filling the blank the true value of the services which people perform for us। ये बोल रहा है यद्यपि ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है कि हम मेजर कर पाए। मेजर, अब देखना मेजर से रिलेटेड ही वर्ड आगे आएगा। मेजर द वैल्यू ऑफ, वैल्यू किसकी? मटेरियल गुड्स की। जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हम मार्केट से खरीद रहे हैं तो उनके बदले हम जो पैसा दे रहे हैं उसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल है, लेकिन इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मतलब पैसा है, मान लो कुर्सी है, टेबल है, मेज़ है, तो इस दुकान वाला कितने में दे रहा है, वो कितने में दे रहा है, हम उसको एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये चीज़ इतने की है, ये चीज़ इतने की है ना, इस ब्रांड की इतने की मिलेगी, उसकी इतने की मिलेगी, राइट। लेकिन जो सर्विसेज लोग हमारे लिए परफॉर्म करते हैं, जो सर्विसेज हमारे लिए लोग परफॉर्म करते हैं, उनका अंदाज़ा लगाना, उनकी वैल्यू का पता करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ठीक है, अब वही है, अब सर्जन है, कोई फीस ले रहा है, वो एक नॉर्मल डॉक्टर है, उससे 10 टाइम्स ले रहा है, तो वो बहुत ही एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है। जो सर्विस हमें मिल रही है उसके बदले क्या वो उसकी वैल्यू रहेगी, ट्रू वैल्यू क्या है उसकी। ठीक है, अब देखो एक्सटोर्ट होता है मतलब डरा धमका कर कुछ ले लेना, थ्रेट करके। तो टू एक्सटोर्ट द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू को एक्सटोर्ट नहीं कर सकते। मोक का मतलब इरेलेवेंट हो गया, मोक का मतलब मजाक उड़ाना, ये भी नहीं हो सकता।
इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कंसील, छुपाना, ये भी उल्टा बोल रहा है, इरेलीवेंट। कंसील का मतलब हाइड करना, तो हम वैल्यू को हाइड करने की, कंसील करने की तो बात नहीं कर रहे, हम वैल्यू को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मेजर कर रहे हैं। मेजर करना, उसी के सिमिलर वर्ड आएगा क्या, एस्टिमेट। एस्टिमेट बिठाना कि क्या ट्रू वैल्यू होगी इस चीज की, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर टाइम्स, ऐसे बहुत सारे टाइम्स आते हैं, व्हेन वी वुड फिलिंग द ब्लैंक गिव एवरीथिंग वी पजेस टू सेव आवर लाइव्स। जैसे बहुत सारे ऐसे टाइम्स भी होते होंगे जब हम हमारी जान बचाने के लिए, हमारी लाइफ के लिए हम सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, खुशी खुशी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी किसी का बच्चा किडनैप हो जाए या कोई लुटेरे मिल जाए हमको, तो हम चाहते हैं कि हमारा सारा धन सब कुछ ले ले तू, ठीक है, लेकिन हमारी लाइफ, हमारे आसपास लोगों की लाइफ नहीं खराब, उनको कुछ नहीं होना चाहिए, हम अपनी इच्छा से सब कुछ दे देते हैं, है ना। तो यहाँ देखो फिर आगे बोल रहा है, येट वी माइट ग्रज पेइंग अ सर्जन अ हाई फी फॉर ऑफरिंग अस प्रिसाइजली द सेम सर्विस, ठीक है। जबकि कई बार क्या होता है कि हमारे मन में एक एंगर की, ग्रज का मतलब होता है कि आपके मन में किसी के लिए डिसलाइक की, एंगर की फीलिंग है कि उसने आपके साथ में कुछ गलत किया है, ठीक है। तो उस ग्रज, आपके मन में ग्रज होता है कि यार इसने, सर्जन ने फीस बहुत ज़्यादा ले ली मेरे से, किसी भी परफॉर्मेंस की, आपने कोई भी छोटा मोटा ऑपरेशन हुआ, घर में कुछ भी हुआ, तो आपको, उसने भी तो आपकी जान बचाई, है ना, जान बचा रही है, वो लाइफ सेविंग है, वो लाइफ सेविंग है, फिर भी आपको लगता है कि आप फीस ज़्यादा ले ली। क्लियर। तो यहाँ देखो, देयर आर टाइम्स व्हेन वी वुड परफेक्टली गिव, परफेक्टली किसी को देना, हम दे रहे हैं, ठीक है, और परफेक्टली दे रहे हैं, टोटली इरेलेवेंट है। थॉटफुली देना, थॉटफुली मतलब विचारों में देना, विचारों में देने की तो कोई, थॉटफुल होता है जो अपने विचारों में रहता है, सीरियस मोड में सोचता रहता है, तो ये भी नहीं होगा। थोरोली आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, अभी थोरोली का मतलब कंप्लीटली, थोरोली पूरा उस तरह से, बट सेंटेंस का भाव क्या है, सेंटेंस का भाव है कि हम अपनी इच्छा से सब कुछ दे देते हैं जब हमारी जिंदगी की बात आती है। तो क्या आएगा, विलिंगली। क्या आता है, विलिंगली का मतलब जब हम कोई चीज़ अपनी इच्छा से कर रहे हैं, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी हेजिटेट हुए, अपने मन से दे रहे हैं उसको कि ले ले भाई तू हमारी जिंदगी छोड़ दे, ठीक है। नेक्स्ट, द फिलिंग द ब्लैंक ऑफ सोसाइटी are such that skills have to be paid for in the same way that goods are paid for at a shop। सेंटेंस अब कंक्लूड कर रहा है, पैराग्राफ अब कंक्लूड करके ये बोलना चाह रहा है कि ये वही तरीका है, ये जो पैटर्न है हमारी सोसाइटी का, जो कंडीशन है वो क्या है कि सर्विसेज को भी, सर्विसेज जैसे हम दुकान से जाकर सामान लाते हैं, गुड्स का जिस तरह पे करते हैं, वैसे ही हमें सर्विस का पे करते हैं। क्लियर, पे करना पड़ेगा, सर्विस हो चाहे गुड्स हो, पे करना होगा, ठीक है। तो बोल रहा है द ऑब्स्टेकल्स ऑफ सोसाइटी। ऑब्स्टेकल्स क्या होती है, रुकावट, हिंड्रेंस। तो ये सोसाइटी की हिंड्रेंस है, नहीं है, इरेलेवेंट है। इंटरफेरेंस है, सोसाइटी का इस केस में कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं। इंटरफेरेंस, हाँ, कनेक्शन आपको कंफ्यूज कर सकता है। कनेक्शन किसी दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करना, जोड़ना है, लेकिन जब किसी दो चीज़ें किसी कंडीशन से एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि मैं तुझे सर्विस दूंगा तो मुझे पैसा देगा, मैं तुझे गुड्स दूंगा तो मुझे पैसा देगा, ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है, ये कनेक्शन नहीं है, ये क्या है, कंडीशन है, किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, तो क्या आएगा, कंडीशंस। क्लियर है स्टूडेंट्स, मज़ा आया। रविंद्रनाथ टैगोर, इसको अब हम सभी जानते हैं, फाउंडेड अ स्मॉल स्कूल एट शांति निकेतन इन 1901, ठीक है, जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था एक छोटा स्कूल, कहाँ पर, शांति निकेतन में, इन 1901 में। एंड काला भवन एंड आर्ट स्कूल काला भवन कहाँ, कब, 1999, ठीक है, 1999। शांति निकेतन, आई हैव बीन देयर, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस है शांति निकेतन, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा जगह, जाने के बाद बहुत पीसफुल एरिया है, बहुत अच्छा। विच फिलिंग द ब्लैंक बिकेम अ पार्ट ऑफ द विश्व भारती यूनिवर्सिटी फाउंडेड इन 1921।
रविंद्रनाथ टैगोर ने फाउंडेड किया एक छोटा स्कूल शांति निकेतन में 1901 में, और एक आर्ट स्कूल 1919 में, जो बाद में एक पार्ट बना विश्व भारती यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया था, उसका पार्ट बना कब? 1921 में। क्लियर? तो कोई चीज बाद में, फ्यूचर में, एट अ टाइम इन द फ्यूचर, एट अ टाइम इन द फ्यूचर, जैसे हम बोले वो बाद में डॉक्टर बनी, शी लेटर बिकेम अ डॉक्टर। ठीक है, तो बाद में के केस में ये देखो, बेटर तो आता है कंपैरिजन के लिए, गुड की बेटर कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव। फास्टर भी कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव। स्लोअर भी क्या है? कंपैरेटिव। तो यहां कहीं भी कंपैरिजन नहीं हो रहा, कोई भी कंपैरिजन यहां पर नहीं हो रहा है। तो कंपैरेटिव डिग्री, ये तीनों ही ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएंगे, कोई कंपैरिजन नहीं है। राइट आंसर होगा लेटर, लेटर ईयर्स मतलब बाद में। तो उन्होंने एस्टैब्लिश किया था 1901 में शांति निकेतन, जो एक स्मॉल स्कूल, और काला भवन 1919 में, जो कि बाद में क्या बने? पार्ट बन गए किसका? विश्व भारती यूनिवर्सिटी का, जो बाद में 1921 में एस्टैब्लिश की गई। ठीक है, और एक आता है LATTER। ठीक है, ये क्या होता है? जो कोई दो चीजों में जब हम बाद वाला बताना चाहें, जब हम बाद वाला बताना चाहें तो LATTER आता है। जैसे ही प्रेजेंटेड 2 सॉल्यूशंस, उसने 2 सॉल्यूशंस प्रेजेंट किए। ठीक है, अब मैं ये बताना चाहूं कि बाद वाला अच्छा था, द लेटर सीम्स मच बेटर, दूसरे वाला बेटर था, तो क्या आएगा? LETTER। और मैं अगर बताना चाहूं पहले वाला तो क्या आएगा? पहले वाले के लिए आएगा फॉर्मर। ठीक है, पहले वाला बेटर था, फॉर्मर, बाद वाला लेटर। ठीक है, आई हैव 2 काउ, जैसे 2 काउ है मेरे पास, बाद वाली ऐसी है तो बाद वाली के लिए लेटर, पहले वाली वैसी है, फॉर्मर। क्लियर है? उस केस में आता है LATTER। ये फ्यूचर में किसी टाइम पे बाद में लेटर ईयर्स होता है जैसे, ठीक है, वो है LATER। नेक्स्ट आगे चलते हैं। लोकेटेड इन एन, ये तो बहुत इजी आंसर था, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपकी आर्टिकल की उसी से हो रहा है। लोकेटेड इन एन फिलिंग द ब्लैंक विलेज सम डिस्टेंस फ्रॉम द सिटी ऑफ कैलकाटा। कैलकाटा सिटी से थोड़ी दूरी पर ये लोकेट किया गया था। इन एक विलेज में काला भवन प्रेजेंटेड एन ऑल्टरनेटिव मैथोडोलॉजी ऑफ आर्ट ट्रेनिंग। आर्ट ट्रेनिंग की ऑल्टरनेटिव मैथोडोलॉजी को प्रेजेंट किया काला भवन ने, इन विच स्टूडियो बेस्ड प्रैक्टिस वॉज। ये हम आगे देखेंगे। अब देखो यह बिल्कुल सिंपल है, लोकेटेड इन एन, ये एन आर्टिकल हम कब लेते हैं? जब आगे वाला नाउन कौन सा हो? वाउल साउंड का। अभी हम पढ़ रहे थे, आर्टिकल के क्वेश्चंस भी किए, वाउल साउंड का हो। तो एन, नॉर्मल में एन वाउल साउंड है क्या? रिलायबल, जिसपे भरोसा किया जा सके, जिसपे रिलाय किया जा सके, आर रिलायबल। मैजिकल नहीं, राइट आंसर होगा इडिलिक। साउंड कौन सा है? वाउल साउंड। तो सिंपल सा था, ये तीनों क्या हो जाएंगे? ग्रामेटिकली रॉन्ग। आर्टिकल के कॉन्सेप्ट से ये तीनों गलत है, तीनों गलत है। क्या आएगा? इडिलिक। इडिलिक क्या होता है? वेरी पीसफुल, वेरी ब्यूटीफुल, जब कोई टेंशन कुछ नहीं हो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो, इडिलिक। ठीक है, इडिलिक आपका आता है जैसे इडिलिक विलेज हो गया, ठीक है, इडिलिक लैंडस्केप हो गया, इडिलिक लाइफ हो गई, इडिलिक सराउंडिंग हो गई। ठीक है, तो बहुत ही पीसफुल, बहुत ब्यूटीफुल के लिए क्या यूज करते हैं? इडिलिक। और ये सिंपल था, बहुत इजी था। अगर आपको पूरा क्लोज टेस्ट भी नहीं आ रहा था तो ये तो आप चूज करके भी कर सकते थे। हिंट दी हुई थी एन की, एन की हिंट बिल्कुल बेसिक हम पढ़ते हैं आर्टिकल में, 2nd 3rd क्लास का बच्चा भी जानता है। नेक्स्ट, अब देखो काला भवन ने प्रेजेंट की एक ऑल्टरनेटिव मैथोलॉजी, किसकी? आर्ट ट्रेनिंग की। ठीक है, एक ऑल्टरनेटिव मैथोडोलॉजी प्रेजेंट की जिसमें स्टूडियो बेस्ड प्रैक्टिस नहीं थी, जिसमें स्टूडियो बेस्ड प्रैक्टिस को क्या किया गया?
फिलिंग द ब्लैंक इन फेवर ऑफ लर्निंग, किसके फेवर ऑफ लर्निंग, लर्निंग कैसी होनी चाहिए, थ्रू ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से, एंड लिविंग एज अ पार्ट ऑफ नेचर, लिविंग एज अ पार्ट ऑफ नेचर, मतलब स्टूडियो बेस्ड प्रैक्टिस को हटाया गया, ठीक है। तो यहाँ देखो स्टूडियो बेस्ड प्रैक्टिस को एक्सेप्ट किया गया, फैक्चुअली रॉन्ग, उल्टा बोल रहा है, वो तो हटाने की बात कर रहा है और ये एक्सेप्ट करने की बात कर रहा है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है। फिर बच्चा इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेट मतलब किसी क्राइम को, ये क्यों हुआ, उसकी पूरी एग्जामिनेशन चलती है कि कहाँ हुआ ये क्राइम, ठीक है, पुलिस उसको छानबीन करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, तो इररिलेवेंट है। यहाँ ऐसी कोई क्राइम की, किसी केस की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। एस्पायर्ड, अब आ गया एस्पायर्ड, एस्पायर्ड क्या होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर किसी चीज को अचीव करने की, ठीक है, वो एस्पायरिंग, एस्पायर हो गया, तो ये भी इररिलेवेंट है, इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। राइट आंसर क्या है, रिजेक्टेड। सिंपल मीनिंग से क्लियर हो रहा है कि स्टूडियो बेस्ड प्रैक्टिस को, स्टूडियो बेस्ड ट्रेनिंग को रिजेक्ट किया गया इन फेवर ऑफ लर्निंग, जो है वो कैसे होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, द नेचुरल सराउंडिंग्स विद द, नेचुरल जो सराउंडिंग्स है विद किसके साथ, फिलिंग द ब्लैंक ऑफ बेयर रेड अर्थ डॉटेड विद ट्रीज। अब सराउंडिंग कैसी बता रहा है कि रेड अर्थ जिसमें ट्रीज डॉट लगे हुए, मतलब आप खुद सोच सकते हैं कितना सुंदर दृश्य होगा वो, ठीक है। वहां पर बहुत ग्रीनरी है, बहुत अच्छा है चारों तरफ, जो है बिल्कुल, जो भीड़ भाड़ है, नॉइज से एयर पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत शांति वाली जगह है, ठीक है। मैं तो बहुत सालों पहले गई थी, 10, 12, 15 साल हो गए होंगे, लेकिन तब भी बहुत शांति थी वहाँ। अब यहाँ देखो, द नेचुरल सराउंडिंग्स विद द, अब हम खुद सोच सकते हैं बेयर रेड अर्थ डॉटेड विद ट्रीज, कितना अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले वर्ड आ रहा है हेज, द हेज ऑफ बेयर, हेज मतलब होता है धुंधला, जब क्वालिटी, एयर क्वालिटी नहीं हो प्रॉपर, तो जो हेज है उसके लिए आता है, इररिलेवेंट हो गया, ठीक है। मर्क ऑफ, मर्क होता है बहुत ही ग्लूमी, डार्कनेस, ठीक है, स्मोक की वजह से जो डार्कनेस है, अंधेरा है, उसके लिए आता है, तो ये भी बिल्कुल फैक्चुअली रॉन्ग भी नहीं बोल सकते इसको हम इररिलेवेंट ही बोलेंगे, बिल्कुल आउट, कोई सेंस ही नहीं है इसका। हम सुंदरता की बात कर रहे हैं। फिर बैंड की बात करें तो कलर के जो बैंड्स बनते हैं वो भी हैं, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन है उसको भी बैंड बोलते हैं, ये भी इररिलेवेंट हो गया, ये भी इररिलेवेंट है। राइट आंसर यहाँ पर होगा मेरे बच्चे विस्टास। विस्टास का मतलब होता है बहुत ही सुंदर पैनोरमिक व्यू, आपके फोन में आता ना, फोटो खींचते हो तो पैनोरमा, पैन मीन्स और, ऑल, ऑर्मा मीन्स दृश्य, मतलब बहुत सुंदर दृश्य, पैनोरमा, पैनोरमिक व्यू, विस्टास, बहुत अच्छा। तो द विस्टास ऑफ बेयर रेड अर्थ, रेड अर्थ आप इमेजिन करो, उसमें बीच में बहुत ऐसे पेड़ लगे हुए हैं। द कलर्स ऑफ द चेंजिंग सीजन्स, चेंजिंग सीजन के कलर्स, द एनिमल्स एंड बर्ड्स, एनिमल्स और बर्ड्स, फिलिंग द ब्लैंक, इंस्पिरेशन टू स्टूडेंट्स। अब देखो सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस बोलना चाह रहा है कि जो नेचुरल सराउंडिंग्स है, क्योंकि वहाँ का जो पूरा एरिया है, एक तो वहाँ नॉइज पॉल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि वो सिटी से बहुत दूर है, वहाँ पर चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, ग्रीनरी है, बहुत अच्छा लगता है जब हम बहुत नेचुरल चीज़ों के पास रहते हैं। तो इससे हम बहुत मोटिवेटेड, हम लेस स्ट्रेस फील करते हैं, थोड़ा इंस्पिरेटेड हम फील करते हैं, थोड़ा पॉजिटिव फील करते हैं जब हम नेचर के पास होते हैं, ग्रीनरी के पास होते हैं। तो जो नेचुरल सराउंडिंग है विद द विस्टास ऑफ बेयर रेड अर्थ डॉटेड विद ट्रीज, फिलिंग कोमा द कलर्स ऑफ द चेंजिंग सीजन, ये सारी चीजें, द एनिमल्स एंड द बर्ड्स, एनिमल और बर्ड क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इंस्पिरेशन टू स्टूडेंट्स, क्या दे रहे हैं वो, इंस्पिरेशन, प्रेरणा। तो यहाँ कुछ देने की बात हो रही है और ये मना करने की बात कर रहा है, बी ऑप्शन। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, किसी चीज के लिए मना करना, डिनाय करना, तो ये बिल्कुल ही ऑपोजिट बात हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका फैक्चुअली रॉन्ग। जो सेंटेंस, जो फैक्ट दिया है उसको रॉन्ग प्रूव कर रहा है। क्लियर। एग्रीड का मतलब क्या होता है, सहमत होना,
तो यहाँ सहमत होने की भी कोई बात नहीं हो रही है, ये भी इररेलेवेंट हो जाएगा। ग्रूम का मतलब होता है किसी या तो किसी इंसान को एक्सपर्ट बनाना, उसको ट्रेन करना, उसकी ग्रूमिंग करना, है ना। जैसे ग्रूमिंग अलग अलग तरीके से होती है, जैसे एनिमल्स के फर काटना, उनकी क्लीनिंग करना, वॉश करना, उनको सुधारना, वो ग्रूम है। तो ग्रूम की यहाँ कोई बात नहीं हो रही है, इररेलेवेंट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोवाइडेड। एनिमल्स एंड बर्ड्स प्रोवाइडेड, ये सारी चीजें, ये सारी कंडीशन क्या प्रोवाइड कर रही है? इंस्पिरेशन टू स्टूडेंट्स। क्लियर है बच्चे? ठीक है, आगे देखो। जंबल क्लोज टेस्ट पैसेज में जो बच्चे बहुत डिफिकल्टी फेस करते हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिनको कॉम्प्रिहेंशन में बहुत प्रॉब्लम है, उनको ये बुक्स ज़रूर लेनी चाहिए। इसमें पिछले सालों के जो भी एग्ज़ाम में आए हुए जंबल क्लोज टेस्ट पैसेज हैं, उनको बहुत ही डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ दिया है, तो ज़रूर लेनी चाहिए आपको। ये जो क्लोज टेस्ट है आपका, ये क्लोज टेस्ट है स्वान के बारे में, ठीक है। इसको स्वान या स्वॉन भी बोलते हैं। ब्रिटिश में स्वॉन और नॉर्थ अमेरिकन में स्वान। स्वैन नहीं होता, हंस। हिंदी में क्या बोलते हैं हम? हंस। क्लियर? स्वैन्स आर लार्ज वाटर बर्ड्स। स्वान्स क्या है? लार्ज वाटर बर्ड्स है। वाटर बर्ड्स का मतलब जलीय पक्षी, ठीक है। अगर देखो हम एक किसी वर्ड की बात करें, जैसे वाटर की बात करते हैं, तो एक वर्ड जो होता है वो अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल प्ले करता है। जैसे अब मैं आपको बोलूं वाटर द प्लांट्स, इसका मतलब यहां पर वाटर क्या है? प्लांट्स को वाटर दो। वाटर क्या हो गया? वर्ब, ठीक है। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहां वाटर क्या है? नाउन है, ठीक है। यहाँ एक्शन की बात हो रही है तो वर्ब है, यहाँ क्या हो गया? नाउन है। और वाटर बर्ड, वाटर बर्ड यानी जलीय पक्षी, तो बर्ड क्या होता है? नाउन। वाटर क्या कर रहा है? बर्ड की विशेषता बता रहा है कि कैसा बर्ड? जलीय बर्ड, वाटर बर्ड। तो वाटर क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि एक ही वर्ड सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द यूसेज, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल प्ले करता है, ठीक है। तो यहां वाटर क्या हो गया है? एडजेक्टिव। क्लियर है बच्चे? अब देखो, स्वान्स आर लार्ज वाटर बर्ड्स। स्वान्स क्या है? बड़े जलीय पक्षी है। दैट फिलिंग द ब्लैंक टू द फैमिली एनार्टिडाई which also includes ducks and geese। ऐसी फैमिली, ये जो फैमिली है इसकी एनार्टिडी, इससे बिलोंग करते हैं और इसमें डक्स भी हैं और गीज भी हैं। क्लियर? अब ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन, सॉरी ये तो वो आ गया ऑप्शन। हाँ, स्वान्स लार्ज वाटर बर्ड्स हैं जो कि बिलोंग्ड, बिलोंगिंग, बिलोंग्स और बिलोंग करते हैं। दैट, देखो दैट ये जो कंजक्शन है ये किसके लिए आया है? बर्ड्स के लिए, ठीक है, बर्ड्स के लिए। अब यहां पर जब इस तरह का ऑप्शन होना तो ये ग्रामर से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड? ग्रामर से। यहां हमें वर्ब की रिक्वायरमेंट है, जो बिलोंग करते हैं, जो बिलोंग करते हैं। तो यहां बर्ड्स क्या है? प्लूरल है। कैसा नाउन है? प्लूरल है। तो प्लूरल नाउन है बर्ड्स, तो यहां आने वाली वर्ब भी क्या होनी चाहिए? प्लूरल। क्योंकि हम ये रिलेटिव प्रोनाउन में कंजक्शन में पढ़ते हैं कि जो नाउन पहले यूज हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, उसी के अकॉर्डिंग आगे वर्ब आती है। तो यहां पर बर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या आनी चाहिए? प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। तो बिलोंग्स तो नहीं आ सकती। बिलोंग्स कौन सी कैटेगरी में चला गया? ग्रामेटिकली रॉन्ग। राइट? बिलोंग्स कब आता? जब एक बर्ड होता, एक बर्ड होता तो हम क्या ले लेते? बिलोंग्स। लेकिन यहां पर क्या है? बर्ड है, ठीक है। फिर देखो बिलोंग्ड की बात नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट में, ये नहीं आ सकता। अकेला बिलोंगिंग, ये भी ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया। अकेला बिलोंगिंग नहीं आ सकता, ये भी क्योंकि वर्ब के साथ आता है, वर्ब आईएनजी, तो ये नहीं आ सकता। बिलोंगिंग्स अगर हम बात करें तो जो हमारे पोजीशंस होते हैं उनको बिलोंगिंग्स बोलते हैं, तो ये भी नहीं हो, ये भी ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया। राइट आंसर क्या होगा? बिलोंग।
और बिलोंग के साथ में क्या यूज होता है? टू, बिलोंग टू समथिंग। क्लियर? तो स्वान्स आर लार्ज वाटर बर्ड्स, स्वान्स लार्ज वाटर बर्ड्स हैं जो बिलोंग करते हैं फैमिली एनाटेडी से, जो जिसमें और इंक्लूड है कौन कौन? डक्स और गीज। फिर बोल रहा है दे जो है किसके लिए आया है? स्वान्स के लिए। दे फिलिंग द ब्लैंक फॉर देयर ब्यूटी, वो अपनी सुंदरता के लिए, अपनी ग्रेस के लिए, और कई बार यूज और ऑफन यूज्ड एज, यूज किए जाते हैं एज सिंबल्स ऑफ लव, लव के सिंबल के रूप में, जैसे हंसों की जोड़ी बोलते हैं, फिडेलिटी यानी लॉयल्टी, और एलिगेंस के रूप में, सुंदरता, बहुत एलिगेंट होते हैं, बहुत लॉयल है, उसके लिए उस सिंबल के रूप में जाने जाते हैं कौन? स्वान्स। क्लियर है? अब देखो यहां पर ये जो नॉन की ये जो सारी फॉर्म्स गिवन है, ये सारे टेंस के वेरिएशंस है, टेंस के वेरिएशन है, यानी ये पैसेज, ये जो क्लोज टेस्ट है, इसमें ग्रामर पे बेस्ड बहुत एरर दिए, तो ग्रामेटिकली हमें देखना है कि इन चारों में से क्या आएगा। ठीक है, पहली चीज हैव नोइंग तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होती है, तो इसको हटा दो। हैव नोइंग कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, हैव बीन नोइंग हो सकता है, नो को जनरली आईएनजी में हम चेंज नहीं करते हैं, तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया। ठीक है, फिर आता है वर नोन। वर नोन में क्या दिक्कत है? ये पास्ट का है, जबकि सेंटेंस किस में चल, पैसेज किस में चल रहा है? प्रेजेंट में, तो ये भी ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया। ठीक है, हैड नोन किसको बताता है? पास्ट परफेक्ट को। किसको बताता है? पास्ट परफेक्ट को, तो ये भी क्या हो गया? ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? आर नोन, आर नोन। इसकी एक हिंट और हमारे पास है, पैरेलल कंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको बहुत बार समझाया है। यहां देखो, दे आर नोन फॉर देयर ब्यूटी एंड ग्रेस एंड आर ऑफन यूज्ड। अब ऑफन को भूल जाओ एक बार के लिए, आर यूज्ड, तो ये किसके लिए है? दे आर यूज्ड एज सिंबल्स ऑफ लव, तो उसी के पैरेलल आर प्लस वर्ब थर्ड, उसी के अकॉर्डिंग आर प्लस वर्ब थर्ड आएगी। तो ये हमें किससे पता चला? फॉरवर्ड रीडिंग से। इससे हम अपने आंसर के लिए और भी श्योर हो गए। क्लियर? फॉरवर्ड बैकवर्ड रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको फ्री के मार्क्स मिलते हैं। क्लियर है बच्चे? आगे चलो। दे आर ऑल्सो फेमस फॉर देयर, वो फेमस है, वो फेमस भी है किसके लिए? देयर फिलिंग द ब्लैंक फीचर्स, उनके फीचर्स के लिए वो फेमस है। जैसे फीचर्स क्या है? लॉन्ग नेक्स, लार्ज विंग स्पैन्स, स्ट्राइकिंग वाइट फेदर्स, लंबी गर्दन के लिए, जो विंग्स है उनका जो फैलाव है उसके लिए, एक साइड से दूसरे साइड पे जो जितना वो फैल सकते हैं विंग स्पैन, और जो स्ट्राइक करने वाला वाइट, जो इतना सुंदर वाइट कलर जो होता है, बिल्कुल क्लियर सा, बहुत ही एलिगेंट सा, ग्रेसफुल सा वाइट कलर होता है, तो उस चीज के लिए वो फेमस है। क्या ऐसे फीचर्स दूसरे किसी बर्ड्स के लिए होते हैं? जनरली नहीं होते हैं। तो याद देखो, सिमिलर फीचर्स, तो फेमस किसी सिमिलैरिटी के लिए तो फेमस नहीं हो सकता। जब भी कोई चीज फेमस होती है तो वो अपने यूनिक, अपनी डिफरेंट चीज, डिफरेंट उसके अंदर कुछ है तब वो फेमस होती है, तो ये तो नहीं होगा, ये इररेलेवेंट हो गया। ठीक है, इसको हम फैक्चुअली रॉन्ग भी बोल सकते हैं। फिर फाइनाइट फीचर, फाइनाइट मतलब लिमिटेड, ठीक है, तो लिमिटेड फीचर्स के लिए भी फिक्स नहीं, फेमस नहीं हो सकता। हाँ, पॉपुलर फीचर और डिस्टिंक्टिव फीचर, ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। पॉपुलर यहाँ रेड हेरिंग है, राइट आंसर डिस्टिंक्टिव है। क्यों? क्योंकि पॉपुलर, दे आर पॉपुलर, उनके फेमस किसी बोला गया कि हाँ पॉपुलर है वो इंसान या वो चीज बहुत पॉपुलर है, तो पॉपुलर तो उसने पहले ही बोल दिया कि वो फेमस है, लेकिन किस चीज के लिए? उसके जो फीचर्स है उनकी क्या क्वालिटी है? उसकी फीचर की क्वालिटी है कि वो डिस्टिंक्टिव है, यानी यूनिक है।
क्योंकि उसके पास यूनिक फीचर्स हैं जो बाकी दूसरे बर्ड्स में, बाकी दूसरे एनिमल्स में हमें जनरली देखने को नहीं मिलते हैं। तो वो कुछ क्वालिटीज, जो कुछ फीचर्स हैं, दैट इज डिस्टिंक्टिव फीचर्स, जो उसको दूसरों से अलग करते हैं, जो उसको दूसरे बर्ड से अलग करते हैं। डिस्टिंक्टिव फीचर्स हो गया, राइट, डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस हो गया, डिस्टिंक्टिव स्टाइल हो गया, ये कोलोकेशन है डिस्टिंक्टिव के, डिस्टिंक्टिव फीचर्स, डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस, डिस्टिंक्टिव स्टाइल, डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज, ठीक है, ये कोलोकेशंस आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है बच्चे, समझ में आया? नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं। फिलिंग द ब्लैंक, नॉट ऑल स्वान्स स्पीसीज आर वाइट। ठीक है, अब ये बोल रहा है, अभी तो किसने व्हाइट की बात करी, व्हाइट फैदर्स, ठीक है, अब ये बोल रहा है कि सारी स्वान स्पीसीज व्हाइट नहीं होती है। ठीक है, द ब्लैक स्वान भी होते हैं। फिलिंग द ब्लैक हैज ब्लैक फेदर्स विद द रेड बिल, जिनके फेदर्स ब्लैक होते हैं और जिनकी चोंच लाल होती है। क्लियर? अब देखो यहां पर सी ऑप्शन को देखो, जो पूरी तरह से इररेलेवेंट है। क्यों? ये बोल रहा है फॉर्मरली। फॉर्मरली का मतलब होता है पहले। तो इसमें पैसेज में ऐसा नहीं बोल रहा है कि पहले ब्लैक थे अब व्हाइट है, या पहले व्हाइट थे अब ब्लैक है। तो पहले की बात नहीं हो रही है, टोटली इररेलेवेंट हो गया। ठीक है, बिकॉज नॉट ऑल स्पीसीज आर व्हाइट, क्योंकि सारी स्पीसीज व्हाइट नहीं है। रीजन तो कुछ बताया ही नहीं जा रहा है, ये भी इररेलेवेंट हो गया, यानी जिसका पैसेज से कोई लेना देना नहीं है। राइट, फिर आता है कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली जनरली किसी रिजल्ट को शो करता है, रिजल्ट शो करता है। कौन? कॉन्सिक्वेंटली, ऐसा हुआ, फिर इसकी ये कॉन्सिक्वेंसेज हुए, ये उसका रिजल्ट हुआ, ये उसके परिणाम हुए। तो कॉन्सिक्वेंटली यहां पर नहीं आएगा, राइट आंसर आएगा हाउएवर। क्यों? जो क्या शो करता है? कॉन्ट्रास्ट। क्या शो करता है? कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, ये बोल रहा है यद्यपि सारी स्वान स्पीसीज व्हाइट नहीं होती, ब्लैक भी होती हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट को शो कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन को, विरोधाभास को। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, मैंने सोचा था, आई थॉट द टेस्ट, मैंने सोचा था द टेस्ट वुड बी डिफिकल्ट, टेस्ट बहुत डिफिकल्ट होगा। I thought the test would be difficult. However, it turned out to be quite easy. ये कैसा अप्रूव हुआ? बहुत इजी। ठीक है, तो क्वाइट इजी, तो क्या यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन की, सोचा था बहुत डिफिकल्ट लेकिन बहुत इजी, तो हाउएवर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट, यद्यपि सारी स्वान स्पीसीज व्हाइट नहीं होती है, द ब्लैक स्वान में ब्लैक फेदर्स, रेड बिल होती है, और स्वान्स आर फाउंड, देखो आर फाउंड, आर नोन, ये क्या है स्टूडेंट्स? फॉरवर्ड रीडिंग। क्या है? फॉरवर्ड रीडिंग। On every continent, swans are found on every continent and are known, आगे फिर दोबारा ये आपके आ गया, are known for their strong pair bonds, और जाने जाते हैं किसके लिए? एवरी कॉन्टिनेंट में मिलते हैं और जाने जाते हैं उनके स्ट्रॉन्ग पेयर बॉन्ड्स के लिए। दे मैट फॉर लाइफ एंड कैन लिव अप टू 20 ईयर्स। ठीक है, अब देखो यहां पर आगे पूछा, स्वान फिलिंग द ब्लैंक हैज ब्लैक, स्वान की ब्लैक, जो ब्लैक स्वान है उसकी ब्लैक फेदर्स होती है। तो सबसे पहले चलो, ब्लैक स्वान इन एडिशन, बिल्कुल इररेलेवेंट है, इन एडिशन ब्लैक नहीं बोल रहा है। ब्लैक स्वान आफ्टर ऑल, मतलब सभी के बाद, बिल्कुल इररेलेवेंट है। ऑफ कोर्स होता है जो चीज ऑब्वियस हो, ऑब्वियस कि ब्लैक है तो ब्लैक फेदर होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ब्लैक कलर का कोई दूसरा फीचर्स भी हो सकता है, ब्लैक टांग हो सकती है, ब्लैक गर्दन हो सकती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, तो इसको हम रेड हेरिंग में ले सकते हैं।
राइट। राइट आंसर होगा फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो बहुत सारे एनिमल्स, जैसे मैनी एनिमल्स आर एंडेंजर्ड, ठीक है, खतरे में है। मैनी एनिमल्स आर एंडेंजर्ड मतलब बहुत सारे एनिमल्स क्या है, खतरे में है। फॉर एग्जाम्पल द टाइगर इज फेसिंग the threat of extinction. ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कि ब्लैक स्वान, फॉर एग्जाम्पल जिसके ब्लैक फेदर्स हैं और रेड बिल है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, क्लोज टेस्ट। साउथ कोरिया इज द मोस्ट कॉस्मेटिकली फिलिंग द ब्लैंक कंट्री ऑन अर्थ। आपको क्या करना है, पहले पूरा पैसेज, चाहे पैसेज हो चाहे क्लोज टेस्ट हो, उसको पूरा पढ़ना है। पूरा पढ़ने से आपको उस पैसेज की थीम, उसका टोन, उसमें किस तरह के वर्ड्स यूज हुए और किस टाइप का वो पैसेज या क्लोज टेस्ट है वो समझ में आता है। फिर क्या होता है कि हमने अभी तक जो भी हमारी नॉलेज होती है, जो हमें पता होता है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हमारे माइंड में आ जाती है, तो हमारे लिए और सॉल्व करना इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि साउथ कोरिया कॉस्मेटिकली ज़्यादा प्रोग्रेस की हुई है, और जो ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट ने भी बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट किया इस इंडस्ट्री में, और ये अपने कॉम्पिटिटर से आगे हैं, और इसके सिटीजन्स हैं वो दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं कॉस्मेटिक्स पे, और वो क्या है, डिसर्निंग भी है शॉपर्स, यानी उनको पता है कि कौन सी क्वालिटी अच्छी है कौन सी बेकार है। और ये बोल रहा है कि एक ऐप है, कोरियन वुमेन इन 2030s में एक ऐप यूज करती है जो कॉस्मेटिक स्पेसिफिक है, टू डिबेट द मेरिट्स ऑफ वेरियस कॉमन इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इस तरह से ये पूरा क्लोज टेस्ट है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो साउथ कोरिया में यूज़ होते हैं, क्या वहाँ का कॉस्मेटिक्स को लेकर क्या है, वहाँ के लोगों में क्या रुझान है, वो सारा इस क्लोज टेस्ट में बताया है। स्टार्ट करें। देखो, साउथ कोरिया इज द मोस्ट कॉस्मेटिकली फिलिंग द ब्लैंक कंट्री ऑन अर्थ। ऑप्शन है एंशियंट, प्रिमिटिव, एडवांस और अर्ली। ये बोल रहा है साउथ कोरिया एक ऐसी कंट्री है जो कि मोस्ट कॉस्मेटिकली के रूप में वो मोस्ट क्या है धरती पे, एंशियंट प्राचीन कंट्री है, प्रिमिटिव भी वही हो गया जो आउटडेटेड है, ओल्ड फैशन्ड है, आउटडेटेड ओल्ड फैशन्ड। ठीक है, ये बोलना ये चाह रहा है कि साउथ कोरिया जो कंट्री है वो बहुत प्रोग्रेसिव कंट्री, किसमें, कॉस्मेटिक, लाइक जो इसके पास मॉडर्न मेथड्स होते हैं, जो नए आइडियाज़, नए रिसेंटली डेवलप आइडियाज़ पे वर्क करते हैं किसी भी चीज़ में। जैसे हम बोलते हैं कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड है, यानी दुनिया से आगे है। जो रिसेंटली जो मेथड्स डेवलप किए हैं वो पता है, ठीक है, नए क्रिएटिव आइडियाज़ है, तो उसके लिए आता है एडवांस्ड। तो साउथ कोरिया क्या है, कॉस्मेटिकली एडवांस्ड कंट्री है धरती पे। ठीक है, अब यहाँ देखो, प्रिमिटिव और एंशियंट दोनों ही फैक्चुअली रोंग है। मतलब हम बात कर रहे हैं एडवांस्ड की और ये बात कर रहे हैं प्राचीन की, तो ये दोनों क्या हो गए स्टूडेंट, फैक्चुअली रोंग। फैक्चुअली रोंग मीन्स जो सेंटेंस बोल रहा है उसका उल्टा बोलना। ये एडवांस्ड बोल रहा है और वो प्रिमिटिव बोल रहा है, ये एडवांस्ड बोल रहा है वो एंशियंट बोल रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए, फैक्चुअली रोंग। क्लियर। अर्ली की अगर हम बात करें, जैसे अर्ली मतलब जल्दी होता है, जैसे अर्ली मॉर्निंग हो गया, जैसे अर्ली राइजर हो गया। अर्ली राइजर मतलब जो सुबह जल्दी उठता है, अर्ली बर्ड हो गया जो जल्दी पहुंचता है, तो अर्ली जल्दी क्या आ गया, तो अर्ली कंट्री का तो हो ही नहीं सकता, तो अर्ली कंट्री हो गया है इररेलेवेंट। इररेलेवेंट मीन्स जिसका पैसेज की लाइन से कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एडिंग ऑप्शन वो ऐड किया कर। ठीक है, नेक्स्ट, ब्यूटी एडिटर्स एस्टिमेट दैट इट इज बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स हैवी इन्वेस्टमेंट।
ब्यूटी एडिटर्स बोल रहे हैं कि ये कॉस्मेटिकली एडवांस्ड कंट्री क्यों है, क्योंकि ये क्या है, गवर्नमेंट ठीक है, गवर्नमेंट ने हैवी इन्वेस्टमेंट किया है इस इंडस्ट्री में। एडवांस कैसे बनी, क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसा इन्वेस्ट किया है कहां पर, इस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया हैवी इन्वेस्टमेंट। हैवी का मतलब भारी, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा, एक्सेस के लिए बता रहा है ये, ज्यादा, ठीक है। तो ऑफ द इंडस्ट्री नहीं हो सकता, ग्रामेटिकली रॉन्ग। गवर्नमेंट ने हैवी इन्वेस्टमेंट किया है इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, इंडस्ट्री के द्वारा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ये भी ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया। बाय द मतलब उसके द्वारा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, इंडस्ट्री के द्वारा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा हुआ है, गवर्नमेंट के द्वारा। और कहाँ हुआ है, इंडस्ट्री में हुआ है। इंडस्ट्री में हुआ है तो यहाँ बाय नहीं आएगा, क्या आएगा, इन। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, इट इज अहेड ऑफ। अहेड ऑफ का मतलब होता है आगे होना, फॉरवर्ड, एडवांस होना। इट्स कॉम्पिटिटर्स, ये अपने कॉम्पिटिटर से क्या है, आगे है। एंड इट्स सिटीजन्स, और इस कंट्री के सिटीजन्स, किसके, साउथ कोरिया के। साउथ कोरिया के सिटीजन्स है, फिलिंग द ब्लैंक, ट्वाइस एज मच ऑन स्किन केयर प्रोडक्ट्स as consumers in the United States, the UK and France। क्या बोल रहा है कि इसके जो सिटीजन्स हैं वो ट्वाइस, दुगुना, एज मच स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे करते हैं, दुगुना क्या करते हैं वो पूछा है, एज अ कंज्यूमर। जैसे कि हम किसी भी क्रीम को, किसी लोशन को यूज करते हैं, जैसे हम कंज्यूमर हो गए, तो हम एज अ कंज्यूमर स्किन केयर प्रोडक्ट्स को साउथ कोरिया के जो सिटीजन्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स, यूके और फ्रांस से दुगना खर्च करते हैं। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे एक दिन का, एक महीने का जो एक्सपेंस है, यानी 100 रुपये है या 1000 रुपये, तो साउथ कोरिया के लोग वहाँ 2000 रुपये खर्च करते हैं। हर कंट्री का अपना एक कस्टम बोले, एक पैटर्न बन जाता है। तो साउथ कोरिया में बेसिकली क्या है, स्किन को और ब्यूटी को बहुत फोकस किया गया है, तो वो वहाँ का एक कल्चर सा बन गया है कॉस्मेटिक्स को लेके, राइट। तो यहाँ देखो, इट्स सिटीजन्स, उसके सिटीजन्स कंप्लाई करते हैं। कंप्लाई का मतलब होता है किसी रूल रेगुलेशन को ओबे करना, फॉलो करना। तो रूल फॉलो करने की बात नहीं हो रही है, इररेलेवेंट हो गया। प्रोपेगेट का मतलब होता है ग्रो करना, ब्रीड, यानी कि जो पेरेंट प्लांट है उससे एक यंग दूसरा प्लांट बनाना। तो ये बिल्कुल ही इररेलेवेंट है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। फिर इट्स सिटीजन्स चेरिश करते हैं ट्वाइस एज मच ऑन स्किन केयर, क्योंकि कंज्यूमर की बात आ गई है, कंज्यूमर। तो चेरिश का तो कोई रोल ही नहीं है। चेरिश का मतलब लव हो गया, इंजॉय हो गया, तो वो भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, स्पेंड। वो क्या करते हैं, खर्च करते हैं, दुगुना। कितना, दुगुना, जितना कि जो यूके, यूएस और फ्रांस के लोग करते हैं उससे दुगुना, ठीक है। देखो यहाँ पर आर्टिकल का भी कॉन्सेप्ट है। यूके के लिए द आया है, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए द आया है, लेकिन फ्रांस के लिए द नहीं आया, साउथ कोरिया के लिए द नहीं आया। ये कॉन्सेप्ट हमने अभी जो हमारी ऐप पे क्लासेस चल रही आर्टिकल्स में वहाँ भी बताया था मैंने, ठीक है ना। जनरली हम कंट्रीज़ के पहले द आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, ये यूनाइटेड स्टेट्स है, यूके, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यहाँ पे हमें द आर्टिकल का यूज़ करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कोरियन शॉपर्स। कोरिया के जो शॉपर्स हैं, शॉपर्स मतलब जो शॉप करते हैं, मतलब जो खरीदते हैं। कोरियन के जो शॉपर्स हैं आर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, वास्तव में ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअली जो बच्चा स्ट्रॉन्ग होगा ना वही ये क्वेश्चन कर पाएगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन में अटक जाएगा। कैसे, देखो, कोरियन शॉपर्स आर फिलिंग द ब्लैंक द वर्ल्ड्स मोस्ट डिसर्निंग। कोरिया के जो शॉपर्स हैं वो पूरी दुनिया में शायद क्या है, मोस्ट डिसर्निंग। डिसर्निंग का मतलब होता है जो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, जो नॉलेजेबल होता है, जो जिसको पता होता है कि क्या क्वालिटी अच्छी है, क्या क्वालिटी खराब है, जो गुणवत्ताग्राही जो हम जिसको बोलते हैं,
उसको क्या बोलते हैं, डिसर्निंग। अगर रूट वर्ड में देखेंगे तो CERN या CERT होता है टू सेपरेट। क्या होता है, टू सेपरेट। बहुत अच्छा वर्ड है ये। और डिस मतलब क्या होता है, जनरली अवे, नॉट के लिए आता है। ठीक है, यहां देखो, इसको मैं लिख देती हूं। सन का मतलब क्या हो गया है, टू सेपरेट, यानी कि जो अच्छी, जैसे मान लो किसी भी चीज़ को आपका किसी भी चीज़ में जिसमें आपको नॉलेज है, कोई भी चीज़ हो, चाहे खाने की हो, पहनने की हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आपको उसका नॉलेज है तो आप 4 चीज़ों में डिफरेंशिएट कर पाओगे कि ये अच्छी है, ये खराब है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो इंसान जो चीज़ें यूज़ ही नहीं करता, जो उसको पता ही नहीं होगा, अगर उसके सामने 5000 की चीज़ रख देंगे, वो 500 की चीज़ का उसको नॉलेज है, तो 5000 की चीज़ को वो नहीं समझ पाएगा। समझ रहे हो, उसको उस क्वालिटी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो डिसर्निंग क्या होते हैं, जिनको नॉलेज होता है, जो सेपरेट कर सकते हैं, मतलब सेपरेट यानी कि 4 चीज़ें रखी है तो उनमें से बता सकते हैं ये अच्छी है, ये खराब है। क्लियर। तो वर्ड में ये मोस्ट डिसर्निंग होते हैं। अब यहां पर देखो, दो और ऑल्दो, ये दोनों हम नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन तो है नहीं। ये किसके लिए आते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए, यद्यपि के लिए कॉन्ट्राडिक्शन। और जनरली सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आते हैं और कॉन्ट्राडिक्शन के लिए आते हैं, तो ये तो नहीं आएंगे दोनों एड। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें परहैप्स और मे बी। ये ध्यान रखना आप, ये परहैप्स भी एडवर्ब है और मे बी एडवर्ब है, दोनों एडवर्ब है। ये मे बी एक साथ है मेरे बच्चे, एक साथ है ये मे बी, ये वाला होता है ना मे और ये बी, ये तो कौन सा स्ट्रक्चर हो जाता है, मॉडल सिंपल। ठीक है ना, ये मॉडल सिंपल हो गया। ये मे बी क्या है, एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, और ये एक दूसरे के सिनोनिम है, एक दूसरे के सिनोनिम है। जहां परहैप्स आ सकता है वहां मे बी आ सकता है, जहां मे बी आ सकता है वहां परहैप्स आ सकता है। तो यहां क्या आएगा बताओ, कमेंट जरूर करना। ठीक है, अब देखो मैं बताती हूं। जैसे कि कोई भी एक सेंटेंस है, जैसे मैंने लिखा विल द पार्लियामेंट, will the parliament pass this new law। ठीक है, कोई नया लॉ है कि पार्लियामेंट इस लॉ को पास करेगी क्या। ठीक है, पास करेगी क्या, तो आंसर आया है मे बी या परहैप्स, दोनों ले सकते हैं, मे बी या परहैप्स दे विल। ठीक है, आई डाउट, मुझे डाउट है, आई डाउट इट। तो हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, हो भी सकता है, शायद। ठीक है, तो मे बी और परहैप्स दोनों सिनोनिम्स हैं और दोनों का मीनिंग भी सेम है। शायद का भाव देते हैं, पॉसिबली का भाव देते हैं। अब दिक्कत ये आ गई बच्चे को कि दोनों सेम है, दोनों सेंटेंस में गिवन है, दोनों ऑप्शन में गिवन है, तो सही कौन सा होगा। बिल्कुल सही बात है। इसी के लिए टीचर की ज़रूरत पड़ती है, जो आपको समझाता है, जो आपको बताता है कि बच्चे इस तरह तू अटकेगा और अब तुझे ये करना है। ठीक है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझाना मेरा काम है। आप मेरे पास आए हो, मेरे पे ट्रस्ट किया है, मैं आपको हर चीज़ को बहुत अच्छे से एकदम ज़ीरो से एडवांस लेवल तक पूरा करवाऊँगी। ठीक है, ऐसे नहीं कि बस आए, पढ़ा, ऑप्शन बता दिए, ये आंसर है, चलो चलो, नहीं। इससे बच्चे का कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं है, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर वो क्लास को देख रहा है तो उसकी कुछ लर्निंग्स भी होनी चाहिए। समझ रहे हो ना, बच्चा पढ़ने से घबरा नहीं रहा है, पर उसको सिस्टमैटिक तो पढ़ाओ। उसके पास टाइम तो लिमिटेड है ना, ऐसे थोड़ी वो 10 साल 15 साल बैठा रहेगा एक 6 महीने के एग्जाम के लिए। उसको बहुत सिस्टमैटिकली पढ़ाया जाता है ताकि उन 6 महीने में वो अपना बेस्ट करके एग्जाम क्रैक कर सके। उसको अच्छे मार्क्स लाना है, एग्जाम क्रैक करना, उसको PhD थोड़ी करनी है। समझ रहे हो ना। अब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि मे बी का जो जनरली यूज है उसको हम देखो, इससे पहले आपको एक क्वेश्चन एग्जाम्पल और लूंगी। ठीक है, दे आर परहैप्स मे बी, दोनों ले लिए मैंने, दे आर परहैप्स और मे बी caught in a traffic jam
अब इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस ले लिया है, दे आर परहैप्स कॉट इन अ ट्रैफिक जैम या दे आर मे बी कॉट इन अ ट्रैफिक जैम। दोनों में से कौन सा सही है? क्या ये दोनों सही है? यहाँ तो दोनों सही थे, तो क्या वहाँ भी दोनों सही हैं? नहीं। मे बी की जो पोजीशन है, जैसे एडवर्ब में हम पोजीशन पढ़ते हैं, पोजीशन ऑफ एडवर्ब, सेंटेंस के स्टार्ट में, सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस के लास्ट में पढ़ते हैं ना, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर पहले आएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस उसके बाद आएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम उसके बाद आएगा, एमपीटी हम बनाते हैं, है ना, एडवर्ब में। तो वैसे ही मे बी एक ऐसी एडवर्ब है जिसको हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में या सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं, किसी क्लोज या किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में या लास्ट में। सेंटेंस के बीच में वर्ब जैसे होता है ना, मिडिल पोजीशन हम जो बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इज यूजुअली, आर यूजुअली यूज करते हैं हम, ठीक है। तो वो हम मे बी के साथ नहीं करते, यानी कि यहाँ मे बी नहीं आएगा, यहाँ क्या सही है? परहैप्स। गॉट माई पॉइंट? क्लियर हुआ कि मैं यूजुअली सुबह ब्रेकफास्ट करता हूँ, यूजुअली मैं सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, यूजुअली मैं सुबह शेविंग करता हूँ, तो हम उनको कहाँ लेते हैं? बीच में लेते हैं, ठीक है। यूजुअली है, जनरली है, बीच में लेते हैं, मिड पोजीशन में। वैसे मे बी को हम मिड पोजीशन में यूज़ नहीं कर सकते। आप स्टार्टिंग में ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप लास्ट में लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आर यू गोइंग टू सेल दिस हाउस, आर यू गोइंग टू सेल दिस हाउस, तब आप बोलते हो मे बी नॉट, ठीक है। तो उस तरह से मे बी स्टार्टिंग में भी आ गया, मे बी लास्ट में भी आ गया, लेकिन मे बी जो वर्ब के बाद मिड पोजीशन में नहीं आएगा। मिड पोजीशन में कौन आएगा? परहैप्स। क्लियर? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? परहैप्स। आया मज़ा? कितना इंटरेस्टिंग है इंग्लिश पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। बस पढ़ाने का तरीका, सिस्टम इस तरह से होना चाहिए कि बच्चे को मज़ा आए, उसको इंगेजमेंट लगे, उसको लर्निंग लगे। ऐसे नहीं कि आया आंसर बताए चले गए, तो बच्चा क्या सीखेगा? और क्लोज टेस्ट जहाँ तो एक लिटमस टेस्ट है, एक तरीके से पूरी इंग्लिश का लिटमस टेस्ट है कि जहाँ बच्चे को सारी चीज़ें आनी चाहिए, वोकैब भी, ग्रामर भी, कोलोकेशंस भी, सब चीज़ें सीखनी है ना। चलो आ जाओ आगे चलते हैं। 8 आउट ऑफ 10, ठीक है, यानी 10 में से 8 कोरियन वीमेन, 10 में से 8 कोरियन वीमेन इन देयर 20s एंड 30s, 20s में और 30s में क्या करती है? यूज एन ऐप, एक ऐप यूज करती है, दैट जो कि फिलिंग द ब्लैंक लाइक अ कॉस्मेटिक स्पेसिफिक, जो बिल्कुल क्या होती है? कॉस्मेटिक स्पेसिफिक होती है। टू डिबेट करते हैं द मैरिट्स ऑफ, डिबेट करने के लिए द मैरिट्स ऑफ कॉमन इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? कोई भी चीज़ जिससे मिलकर बनी हुई है, कोई भी खाना, कोई भी चीज़, सामग्री जो होती है। तो कॉस्मेटिक्स जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनके भी तो इंग्रेडिएंट्स होते हैं। क्लियर? तो यहाँ देखो, तो कोरियन विमेन इन द 20s 30s यूज एन ऐप यूज करती है जो कि, अब ऑप्शंस देखो यहाँ, ऐप डिसॉल्व करती है। ऐप क्या कभी किसी चीज़ को डिसॉल्व कर सकती है? डिसॉल्व मतलब घुलना, तो ऐप घुलाएगी क्या? नहीं, इररेलेवेंट हो गया। ऐप स्टॉप करती है, ये भी इररेलेवेंट। ऐप क्यों स्टॉप करेगी? ऐप मैल फंक्शंस का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ अच्छी तरीके से फंक्शन नहीं करती है, ख़राब हो जाती है, प्रॉपरली वर्क नहीं करती है, तो ये तो बिल्कुल ही फैक्चुअली रॉन्ग हो गया। मैल मतलब क्या होता है? बैड, ठीक है। मैल फंक्शंस, जैसे कि उसका पैराशूट है वो ख़राब हो गया, मैल फंक्शन हो गया, तो मैल फंक्शन मतलब ख़राब हो जाना, प्रॉपरली वर्क नहीं करना। यहाँ राइट क्या आएगा? फंक्शंस। ऐप दैट फंक्शंस, ऐप जो कि फंक्शन करती है, ऐप जो कि काम करती है। हम बोलते हैं ना मेरी ऐप ये फंक्शन नहीं कर रही है, ये फंक्शन है, तो फंक्शन मतलब ऐप का वर्क करना, कि ऐप दैट फंक्शंस लाइक, ऐप क्या करती है? वो एक काम करती है, वर्क करती है, किस तरह से? लाइक अ कॉस्मेटिक स्पेसिफिक। क्लियर है स्टूडेंट्स? मज़ा आया? ये मेरी कॉम्प्रिहेंशन की बुक्स है, पैसेज, जंबल, क्लोज टेस्ट। इसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ में जैसे स्टेप्स दिए हैं कि आप किस तरह से पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो क्लोज टेस्ट है, जंबल है, पैसेज है, उनको बहुत डिटेल से सॉल्व कराया है। जिस तरह यहाँ मैं एक एक ऑप्शंस को बताती हूँ, उसी तरह इनमें भी एक एक ऑप्शंस को समझाया कि ये सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। तो आपको ये बुक्स, अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन वीक है तो ज़रूर लेनी चाहिए।
ठीक है। और पैसेज की बुक की फ्री पीडीएफ जो है वो हमारे नियॉन के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, और इनकी भी सैम्पल पीडीएफ वहाँ गिवन है, तो आप क्वालिटी चेक कर सकते हो। ठीक है, क्वालिटी तो आप जानते ही है, फिर भी आप देख सकते हो। ठीक है, जो बच्चे अभी पहली बार तैयारी कर रहे हैं या जिनका क्लोज टेस्ट बहुत ज़्यादा वीक है कि हाँ उन्होंने कभी क्लोज टेस्ट पढ़ा नहीं है, बहुत वीक है उनका क्लोज टेस्ट, बहुत ज़्यादा उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो वो ये इस बुक से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसमें मैंने सारे क्लोज टेस्ट को बहुत जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, CGL CPO CGL मेंस के, CHSL के, उनको बहुत डिटेल से सॉल्व करके दिया है, ईच एंड एवरी कैटेगरी को बताया है। तो ये बहुत हेल्प करेगी ये बुक आपकी। सेम चीज़ पैसेज के साथ है और सेम ही चीज़ जम्बल्ड के साथ है। पहली बार तैयारी कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट बहुत वीक है, तो आपको इन बुक से पढ़ना चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो सबसे अच्छी जो ब्यूटी है इन बुक्स की कि इसमें एक एक ऑप्शन को, एक एक चीज़ को बहुत डिटेल से समझाया गया है और अब बहुत ईजिली आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट इज अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। भेदभाव बहुत तरीके से हो सकता है, एज के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, जैसे डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स, रेस या एज, राइट। तो डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू द इनइक्विटेबल। इनइक्विटेबल का मतलब होता है जो फेयर नहीं है, जो अनफेयर है, अनफेयर। और देखो अनफेयर वर्ड है, और यानी फिलिंग द ब्लैंक, ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और कलेक्टिव्स। ठीक है, ये अपन यहां से पढ़ते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन रेफर करता है किसको, टू द इनइक्विटेबल। इनइक्विटेबल क्या हो गया, अनफेयर, अनफेयर। ठीक है, अब यहां से देखो पैरेलल कंस्ट्रक्शन को ध्यान से समझना, और के पहले लिया है अनफेयर, और ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और कलेक्टिव on the basis of attributes such as ethnicity, sex, एज और सेक्सुअल ओरिएंटेशन। ठीक है, सेंटेंस बोल रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन रेफर करता है एक अनफेयर ट्रीटमेंट, और कैसा ट्रीटमेंट हो सकता है जो बेस, जिसका बेस कौन होता है, एथनिसिटी, सेक्स, एज और सेक्सुअल ओरिएंटेशन। ठीक है, अब जैसा ये नेगेटिव वर्ड है और के पहले, वैसा ही नेगेटिव वर्ड यहां पर भी आना चाहिए, है ना। तो यहां देखो सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट। सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट पहली बात तो होता नहीं है, सिस्टमैटिक अप्रोच हो सकती है, सिस्टमैटिक रिव्यू हो सकता है, सिस्टमैटिक एनालिसिस हो सकता है, सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट नहीं होता, पहली चीज। दूसरी बात, यहां पर नेगेटिव वर्ड की जरूरत है और सिस्टमैटिक नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका फैक्चुअली रॉन्ग। क्लियर। दूसरा, पैथेटिक ट्रीटमेंट। पैथेटिक मतलब दयनीय, रिलेटेड टू पीटी, तो पैथेटिक ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, है ना, पैथेटिक इररेलेवेंट हो गया। फिर आता है ट्रेजिक ट्रीटमेंट या बायस ट्रीटमेंट। भेदभाव वर्ड स्टार्टिंग से ही डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव को बता रहा है, भेदभाव। तो ट्रेजिक वैसे तो ठीक है, रेड हेरिंग की कैटेगरी में आ जाएगा कि ट्रेजिक है जो उदास करने वाला है, ऐसा ट्रीटमेंट। बट यहां पर ट्रीटमेंट कैसा बोला गया है, जो भेदभाव करता है। तो भेदभाव को रिप्रेजेंट कौन करता है, बायस्ड। सो राइट आंसर क्या होगा, बायस्ड ट्रीटमेंट। ठीक है, बायस्ड ट्रीटमेंट हो सकता है, बायस्ड ओपिनियन हो सकता है। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट, हाँ अब आगे चलते हैं। स्टडीज हैव इंडिकेटेड दैट, स्टडीज ने ये इंडिकेट किया है कि द परसेप्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का परसेप्शन कैन फिलिंग द ब्लैंक अ सीरीज ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस alteration in an individual's mental, physiological and behavioral responses. स्टडीज हमें ये इंडिकेट करती है कि जो परसेप्शन का डिस्क्रिमिनेशन है वो करता है, क्या करता है वो हमें बताना है। स्ट्रेस इंड्यूस ऑल्ट्रेशन किसी भी इंसान में मेंटल, फिजियोलॉजिकल और उसके व्यवहार में जो रिस्पॉन्स आते हैं उसको बताता है। ठीक है, यानी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो यहां सबसे पहले वर्ड आ रहा है सपोर्ट, इंस्पायर और मोटिवेट। देखो डिस्क्रिमिनेशन सपोर्ट करता है,
भेदभाव क्या कभी सपोर्ट कर सकता है, क्या कभी मोटिवेट कर सकता है, क्या कभी इंस्पायर कर सकता है? उसकी स्टोरी मुझे इंस्पायर करती है, उसकी बातें मुझे मोटिवेट करती है, वो मुझे सपोर्ट करता है। यानी ये सारी चीजें क्या है? पॉजिटिव कॉनोटेशन के वर्ड्स हैं। जबकि यहां पर नेगेटिव, किसी बैड चीज को शुरू करना, किसी बैड चीज को ट्रिगर करना, ट्रिगर, ठीक है, जैसे किसी बैड चीज को स्टार्ट करना, राइट आंसर आएगा ट्रिगर। ये तीनों ही फैक्चुअली रॉन्ग हो जाएंगे। समझ में आया? किसी चीज को स्टार्ट करना, कॉज करना, किसी चीज का रीजन होना, समथिंग बैड क्या होता है? ट्रिगर। क्लियर? तो यहां पर क्या बोल रहा है कि वो ट्रिगर करता है स्ट्रेस को। क्लियर? ठीक है, आगे। द एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रेस, जो स्ट्रेस का एक्सपीरियंस है, इज नोन टू इलिसिट अनफेवरेबल इमोशनल रिएक्शंस। ठीक है, अनफेवरेबल इमोशनल रिएक्शन दिखाई देते हैं। इलिसिट मतलब दिखाई देना, नोन होना, समझ आना। इंक्लूडिंग, उसमें क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं? इमोशनल रिएक्शंस, है ना। इमोशनल रिएक्शंस में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? इंक्लूडिंग बट नॉट, ये बोल रहा है कि ये रिजेंटमेंट, डिस्पेयर और एक ये तीसरी चीज, ये तीनों चीज है जो रिएक्शन आता है, इमोशनल रिएक्शन होते हैं। बट इसके अलावा भी बहुत सारे रिएक्शन हैं, इतने लिमिटेड नहीं है, हो सकते हैं बहुत सारे हो, लेकिन तीन तो मैंने बता दिए। तीन कौन कौन से? रिजेंटमेंट क्या होता है? फीलिंग ऑफ एंगर। क्या होता है मेरे बच्चे? फीलिंग ऑफ एंगर, कि आपको गुस्से की एक फीलिंग है कि आपके साथ में सही व्यवहार नहीं किया गया, अनफेयर बिहेव किया गया, गुस्से की, बिटरनेस की फीलिंग है, दैट इज रिजेंटमेंट, राइट। डिस्पेयर, लॉस ऑफ होप, निराशा, हताश, जब इंसान निराश हताश हो जाता है। ठीक है, भेदभाव होगा किसी के साथ में तो इंसान क्या होगा? सैड होगा, डिप्रेस्ड होगा, निराश होगा, राइट। एंड में आपसे पूछा गया है इमोशनल रिएक्शन, क्या डेथ इमोशनल रिएक्शन है? क्या डेफनेस इमोशनल रिएक्शन है? क्या इंपेयरमेंट इमोशनल रिएक्शन है? इंपेयरमेंट मतलब जो फिजिकल मेंटल जो एबिलिटी है उसके लिए लैक करना, ठीक है, डेथ है या डेफनेस है? तीनों ही इररेलेवेंट कैटेगरी है, तीनों ही इमोशनल रिएक्शन नहीं हो सकते। ना तो डेथ इमोशनल रिएक्शन है कि डेथ हो जाए, स्ट्रेस, ठीक है, ना ही डेफनेस इमोशनल रिएक्शन है और ना ही इंपेयरमेंट इमोशनल रिएक्शन है। इमोशनल रिएक्शन क्या होते हैं? जिससे हमारे इमोशंस प्रभावित होते हैं, जिससे हमें इमोशनली हम जुड़े होते हैं। जैसे कि किसी ने बुरा बोला, हमें हर्ट हुआ, ठीक है, हमें दुख हुआ, वो हमारा इमोशनल रिएक्शन है। हमने गुस्सा किया, वो इमोशनल रिएक्शन है। निराश हुए, वो इमोशनल रिएक्शन है। एंजाइटी हो गई, तनाव हो गया, इमोशनल रिएक्शन। एंजाइटी, जब इंसान घबराहट हो जाती है अंदर, स्ट्रेस से घबराहट हो जाती है, बहुत चिंता में रहने लग जाता है, एंजाइटी होने लगती है, ठीक है। और एंजाइटी होने का एक और रीजन है, यहाँ आगे एंजाइटी को और एक्सप्लेन किया गया है। तो ये एक फॉरवर्ड रीडिंग भी है। क्या है? फॉरवर्ड रीडिंग, यानी कि आगे एंजाइटी को समझाया गया है, इसलिए पीछे वाले ऑप्शन में एंजाइटी आएगा। क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखो। फर्दर मोर, आगे, एंजाइटी हैज बीन लिंक्ड टू अ राइज इन हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर सच एज स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड फिलिंग द ब्लैंक ड्रग यूज। जब इंसान एंजाइटी में होता है, घबराहट में होता है, तनाव में होता है, चिंता में होता है, तो क्या करेगा? ड्रिंक करेगा, स्मोक करेगा, उस कंडीशन से फ्री होने के लिए ड्रग्स लेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। कब? जब इंसान एंजाइटी में होता है, स्ट्रेस में होता है, स्ट्रेस की वजह से एंजाइटी होती है, एंजाइटी की वजह से स्मोक करना, ड्रिंक करना, ये सारी चीज़ें बढ़ती है, राइज होती है, राइज इन। इस पे ध्यान देना जरा, ठीक है। सच ए स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड ड्रग यूज। तो ड्रग का यूज मैंडेटरी तो नहीं हो सकता, फैक्चुअली रॉन्ग है, क्योंकि नेगेटिव कॉनोटेशन में बात कर रहा है ड्रग्स की। ड्रग का यूज लेजिटिमेट, कानूनी हो, बिल्कुल नहीं है, ये भी फैक्चुअली रॉन्ग हो गया।
प्रेस्क्राइब्ड ड्रग यूज, यहां पर आप बात कर रहे हो स्मोकिंग की, यहां बात कर रहे हो ड्रिंकिंग की, यहां बात कर रहे हो कि जो बिहेवियर हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो उन बिहेवियर में जिन चीजों की वजह से हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है, वो बिहेवियर डॉक्टर तो प्रेस्क्राइब नहीं कर सकता, ऐसी मेडिसिन डॉक्टर तो प्रेस्क्राइब नहीं कर सकता। प्रेस्क्राइब इज व्हाट? प्रेस्क्राइब होता है जो मेडिसिन डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, जो मेडिसिन डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है। तो क्या वो ये सारी चीजें ड्रग प्रेस्क्राइब करेगा? नहीं। तो पैरेलल देखना है ना हमें। क्यों देखना है पैरेलल? क्योंकि एंड आया है, एंड शोज नेचुरल सीक्वेंस, यानी कि अगर आप पॉजिटिव बात कर रहे हो तो एंड के बाद भी आपको पॉजिटिव बात करनी है। आप नेगेटिव बातें कर रहे हो तो एंड के बाद भी आने वाला वर्ड नेगेटिव ही होगा, ठीक है। तो प्रेस्क्राइब यहां पर कोई सेंस नहीं बन रहा है, इसका टोटली इररिलेवेंट हो गया। राइट आंसर होगा इलिसिट। इलिसिट यानी कि जिसको मोरली, लीगली, सोसाइटी कहीं पर भी जिसको अलाउ नहीं किया जाता है, जो लीगल नहीं है, जो मोरली करेक्ट नहीं है, जिसको सोसाइटी अलाउ नहीं करती है, जिसको कोई अलाउ नहीं करता है, दैट इज इलिसिट, ठीक है। इलिसिट जैसे इलिसिट रिलेशनशिप हो सकते हैं, इलिसिट क्या हो सकते हैं? रिलेशनशिप हो सकते हैं। और यहां पर मजे की बात क्या है कि ड्रग यूज के लिए भी इलिसिट आता है, इलिसिट ड्रग यूज, ठीक है। ऐसी ड्रग्स का यूज करना जो हमें कानूनी तौर पे भी अलाउ नहीं किया जाता है, जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, उसके लिए क्या आएगा? इलिसिट। क्लियर? अब एक चीज, मैंने अवतार करवाते समय, अवतार में पढ़ा रही हूं, मैंने वहां पर इलिसिट और इलीगल का डिफरेंस बहुत अच्छे से करवाया है। तो जिन बच्चों ने पढ़ा है वो भी, और जिसको पहले से पता है वो भी, इन दोनों का डिफरेंस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहले भी बताया और आगे दोबारा बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कमेंट में आपके रिप्लाई कर दूंगी, पर जो भी आप मुझे कमेंट करेंगे। तो देखो, हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर एंजाइटी की वजह से बढ़ते हैं, जिसमें इंसान स्मोक करने लग जाता है, ड्रिंक और इलिसिट ड्रग यूज करता है, वाइल साइमल्टेनियसली, और इसी के बराबर में देखो, एक चीज बढ़ती है तो एक चीज कम भी होगी। स्ट्रेस, एंजाइटी बढ़ रहा है हमारी लाइफ में, हम नेगेटिव हैबिट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव हैबिट्स, पॉजिटिव जो हमारे हेल्थ पे इंपैक्ट है वो क्या होंगे? गिरेंगे, डाउन होंगे, राइट। तो देखो, साथ साइमल्टेनियसली क्या आता है? कोजिंग अ बढ़ता है, कम होता है, यहां राइज होता है हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर, घटता है हेल्थ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज। इट्स अ पैरेलल कंस्ट्रक्शन बच्चे, एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज कम हो रही है। हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर बढ़ रही है, हेल्थ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज कम हो रही है, ठीक है। अब देखो, राइज तो यहां फैक्चुअली रॉन्ग हो गया। अनफ्रूटफुल टोटली इररेलेवेंट है, नॉट प्रोडक्टिव, नॉट फ्रूटफुल, तो प्रोडक्टिव की तो यहां कोई बात ही नहीं हो रही है। अपहीवल की बात करें तो अपहीवल का मतलब होता है डिसरप्शन, अचानक से कोई चीज आना, बहुत बड़ा चेंज हो जाना, तो ये भी इररेलेवेंट है, इसका भी पैसेज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो देखो, while simultaneously causing a filling the blank in health promoting activities such as quality sleep and vigorous exercise। जब इंसान स्मोक करेगा, ड्रिंक करेगा, ड्रग यूज करेगा, तो क्या होगा? वो हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करेगा, उसकी हेल्थ डाउन हो जाएगी, गिरती चली जाएगी, क्या वो एक्सरसाइज नहीं होगी, उसकी नींद प्रॉपर नहीं होगी, तो क्या होगा? डिक्लाइन, ठीक है, डिक्लाइन इन। अब यहां पर पैरेलल कंस्ट्रक्शन देखो, अ डिक्लाइन इन, ऊपर आया है अ राइज इन, ठीक है। अ डिक्लाइन इन हेल्थ हो गया, अ डिक्लाइन इन सेल्स हो सकता है, ठीक है, डिक्लाइन इन क्वालिटी हो सकता है, किसी चीज में गिरावट, डिक्लाइन। क्लियर है बच्चे? है ना बहुत मजेदार। द अमेजन रेन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट इज एन ऑ इंस्पायरिंग, ऑ इंस्पायरिंग मतलब इंप्रेसिव। अमेजिंग रेन फॉरेस्ट क्या है? बहुत ही इंप्रेसिव,
नेचुरल वंडर है, नेचुरल वंडर है कि, और लेकिन बहुत ही क्या है, इम्प्रेसिव है। दैट, जो कि दैट किसके लिए आया है, ये रेन फॉरेस्ट की बात कर रहा है, वंडर की बात कर रहा है, जो फिलिंग द ब्लैंक अक्रॉस सेवरल साउथ अमेरिकन कंट्री, बहुत सारी साउथ अमेरिकन कंट्री में अक्रॉस फैला हुआ है, इंक्लूडिंग ब्राजील, पेरू, कोलंबिया एंड इक्वाडोर। ठीक है, ये इससे भी ज़्यादा ही कंट्री और बहुत सारी कंट्री में ये फैला हुआ है, विस्तार है इसका। ठीक है, आप इसको मैप में देखोगे ना तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग आनी चाहिए वर्ब। क्या आनी चाहिए, वर्ब। ये दैट है, इसको अब आगे हम बात कर रहे हैं इसके एक्शन के लिए, तो वर्ब आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लेंथ की। लेंथ वर्ब नहीं होती, लेंथ नाउन होता है। लेंथ क्या होता है, नाउन, तो ये नहीं आएगा। फिर बात आई रीचेस की। रीच मतलब किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे रीच करना, अराइव करना, पहुंचना। तो अराइव करने की, पहुंचने की कोई बात ही नहीं हो रही है, इरेलेवेंट है। अमाउंट्स यानी क्वांटिटी, तो हमने यहाँ क्वांटिटी की भी कोई बात नहीं करी है, ये भी इरेलेवेंट हो गया। राइट आंसर होगा स्पैन्स। स्पैन का मतलब क्या होता है, देखो स्पैन नाउन भी होता है, जैसे इसकी लाइफ स्पैन कितनी है, अवधि, जो टाइम है, पूरा लेंथ ऑफ द टाइम। और स्पैन वर्ब भी होती है। वर्ब का मतलब क्या है, विस्तार हुआ, स्ट्रेच किया हुआ, यहाँ से लेकर वहाँ तक ये एरिया इस तरह से स्ट्रेच किया हुआ है, फैला हुआ है, इसका विस्तार है, तो उसके लिए क्या वर्ब आती है, स्पैन्स। स्पैन यहाँ फैला हुआ है कहाँ तक, सेवरल साउथ जो कंट्रीज है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, उसमें कौन फैला हुआ है, अमेजन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट कवरिंग एन, यहाँ पे हमें बहुत अच्छी हिंट मिल गई, फ्री के मार्क्स। एन आर्टिकल आया है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो आगे वर्ड आएगा उसका साउंड क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वाउल साउंड होना चाहिए, AEIOU। ठीक है, अब यहाँ देखो साउंड की बात हो रहा है, तो गेज का मतलब मेजर करना होता है, और यहाँ पर जी आया है तो ये भी ग्रामेटिकली रोंग हो गया, रेटेड भी ग्रामेटिकली रोंग हो गया, क्योंकि हमें वाउल साउंड चाहिए। क्लियर, वाउल में हम देखें एस्टिमेटेड और इवैल्यूएटेड, दोनों में ही वाउल साउंड है। दो ऑप्शंस तो हमने इजीली एलिमिनेट कर दिए। क्लोज टेस्ट में एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो फिलिंग द ब्लैंक है उसके पहले और उसके बाद में जो चीज आई है वो बहुत मैटर करती है। क्यों मैटर करती है, उसी से हमें हिंट मिलती है कि हमें यहाँ क्या आंसर पुट करना है। अब यहाँ देखो इवैल्यूएट, इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है, इवैल्यूएट का मतलब किसी चीज को एसेस करना होता है, उसका मूल्यांकन करना होता है। तो हम एरिया को एसेस नहीं कर रहे हैं, हम एरिया को एस्टिमेट रूप में बता रहे हैं कि इतना लगभग एरिया है, कितना 5.5 मिलियन स्क्वायर एरिया हम बता रहे हैं, 5.5 मिलियन स्क्वायर, राइट। तो ये क्या है, एस्टिमेटेड है, क्या है, एस्टिमेटेड। नेक्स्ट covering an estimated area of 5.5 million square kilometers, it is the largest tropical rainforest on the earth। ठीक है, इतने एरिया के साथ में ये अर्थ का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। द अमेजन जंगल, अमेजन जंगल इज फॉर इट्स रिमार्केबल बायोडाइवर्सिटी, रिमार्केबल बहुत ही अनयूजुअल, सरप्राइजिंग, बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता है वहां पर, हार्बरिंग एन एस्टोनिशिंग एरे ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज दैट आर स्टिल बीइंग डिस्कवर्ड एंड स्टडीड। अब यहाँ देखो ये बोल रहा है कि अमेजन जंगल के अंदर रिमार्केबल बायोडाइवर्सिटी है और बहुत सारे एरे ऑफ प्लांट्स और एनिमल की स्पीसीज है, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज होना ही क्या हो गया, एक तरह से बायोडाइवर्सिटी। मतलब जो जीव है उनमें बहुत डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के जीव हैं, प्लांट्स भी अलग अलग तरह के हैं, एनिमल्स भी अलग अलग तरह के हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ ऑप्शन में यहाँ आया 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्लेम्ड की। अक्लेम्ड होता है किसी की प्रेज करना। ठीक है, अक्लेम्ड के साथ में हम फॉर प्रेपोजिशन यूज नहीं करते हैं, एज यूज करते हैं। ठीक है, हिज वर्क वॉज अक्लेम्ड एज अ मास्टरपीस, अक्लेम्ड हो गया प्रशंसा करना। ठीक है, तो यहाँ अक्लेम नहीं आएगा।
ग्रेट फॉर, ग्रेट फॉर समटाइम यूज होता है इनफॉर्मल लैंग्वेज में, इस चीज़ के लिए बहुत ग्रेट है, लेकिन ये महानता की बात नहीं कर रहा है, ये फेमस होने की बात कर रहा है कि वो इस चीज़ के लिए जाना जाता है, इस चीज़ के लिए वो फेमस है। तो ये भी नहीं आएगा, इररेलेवेंट हो गया। प्रीएमिनेंट का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग, बहुत ही शानदार, आउटस्टैंडिंग। तो प्रीएमिनेंट के साथ भी फॉर यूज नहीं होता है। फॉर प्रपोजिशन यूज होता है रिनाउंड के साथ। किसके साथ में? रिनाउंड। रिनाउंड का मतलब क्या होता है? फेमस, वेल नोन, फेमस है बहुत, ठीक है, उसके लिए जाना जाता है। जैसे शी वॉज, वो जानी जाती थी, रिनाउंड, शी वॉज रिनाउंड फॉर हर पेशेंस, उसके अंदर इतना पेशेंस है कि उसके पेशेंस के लिए फेमस थी वो। तो रिनाउंड के साथ में क्या आ गया स्टूडेंट्स? फॉर। सो राइट आंसर यहाँ पर ग्रामेटिकली फॉर की कॉन्टेक्स्ट में क्या हो जाएगा? रिनाउंड। क्लियर? नेक्स्ट, द डेंस वेजिटेशन ऑफ द जंगल। डेंस मतलब घना, डेंसिटी, जिसमें बहुत पास पास बहुत सारा वेजिटेशन है। जंगल क्रिएट्स अ, अगर बहुत सारे प्लांट्स होंगे, बहुत सारे वेजिटेशन होगा, तो वो जगह अपने आप में बहुत लाइवली हो जाती है, ठीक है, लाइवली, एनिमेटेड सी लगती है। क्रिएट्स अ, फिलिंग द ब्लैंक, अ आया है यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम। अब देखो, इस तरह के स्ट्रक्चर जब भी आपको मिले तो उसमें देखना इकोसिस्टम क्या है? नाउन है। अब इकोसिस्टम की को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ कॉम्प्लेक्स आया है, तो कॉम्प्लेक्स क्या है? एडजेक्टिव है। कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम, और कैसा इकोसिस्टम है? ये एक और एडजेक्टिव है, ध्यान से समझो। नाउन एक है, हमें दो एडजेक्टिव, उस नाउन की विशेषता बताने के लिए दो एडजेक्टिव चाहिए। एक एडजेक्टिव कॉम्प्लेक्स हो गया और दूसरा एडजेक्टिव हमसे पूछा है। क्लियर? अब ये दूसरा एडजेक्टिव है, ये हमें पता चल रहा है क्योंकि ए बोला है, ए अ इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम एक है, उसकी विशेषता बताने के लिए दो एडजेक्टिव है। यहाँ एडजेक्टिव है तो यहाँ आना चाहिए एडजेक्टिव। विगर आपका नाउन है तो ये नहीं होगा, फुल ऑफ एनर्जी, विगर नाउन, यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव आएगा। क्लोज टेस्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने जो क्लोज टेस्ट के 10 स्टेप है वहां पर भी समझाया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के रोल से भी आपको क्लोज टेस्ट सॉल्व करना है। आपको वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच को फिलिंग द ब्लैंक के साथ में मैच करना है और समझना है, देखना है, ठीक है। अब बात करते हैं लैविश। लैविश का मतलब होता है बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट, लग्जूरियस। ठीक है, तो इसकी बात नहीं हो रही है। वेजिटेशन के लिए हम देखें तो वाइब्रेंट और स्पिरिटेड, ये दोनों सिनोनिम है। स्पिरिटेड ये आप बोल सकते हो रेड हेरिंग, ये रेड हेरिंग हो गया, ठीक है। विगर क्या हो गया? ग्रामेटिकली रोंग हो गया। लैविश इररेलेवेंट हो गया। अब देखो, वाइब्रेंट और स्पिरिटेड, स्पिरिटेड भी होता है फुल ऑफ एनर्जी, वाइब्रेंट भी होता है फुल ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं, लाइवली, जो बहुत लाइवली है, एनर्जी है तभी तो वो लाइवली होगा। एनिमेटेड है मतलब लाइफ है, एनिमेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर, यहाँ हम देखें तो सही वर्ड होगा वाइब्रेंट। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ जो बात हो रही है, स्पिरिटेड जैसे पर्सन के लिए आ सकता है, डिस्कशन के लिए आ सकता है जिसके अंदर फुल ऑफ एनर्जी है उस कॉन्टेक्स्ट में, बट वाइब्रेंट यूज होगा क्योंकि उस इकोसिस्टम को हम लाइवली बताना चाह रहे हैं। और वो लाइवली क्यों है? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वेजिटेशन है, डेंस वेजिटेशन है, तो वहाँ वेजिटेशन ज़्यादा होगा तो वो जगह बहुत ही लाइवली, ब्रिलियंट सी हमें लगती है। तो राइट आंसर हो जाएगा वाइब्रेंट। नेक्स्ट, supporting countless species and providing crucial ecosystem services such as carbon sequestration, sequestration का मतलब separation है, and climate regulation है। अब जहाँ plants ज़्यादा होंगे obvious है वहाँ पर ये सारी चीज़ें रहेंगी, जो climate है वो regulation रहेगा, ठीक है। It is also home, ये home है, it is also home। तो जो हमारा घर होता है, हम जहाँ के रहने वाले होते हैं, हमारा जो घर होता है वो हमारा क्या होता है? नेटिव प्लेस होता है, स्थानीय, लोकल, ठीक है। ये घर है किसका? फिलिंग द ब्लैंक कम्युनिटीज का, दैट हैव थ्राइव्ड,
जो बड़ी हैं, थ्राइव मतलब बढ़ना, ठीक है, प्रॉस्पेरस के सेंस में आता है। विद इन इट्स रिच कन्फाइंस 4 सेंचुरीज, जो सेंचुरीज से इसके रिच कन्फाइंस की वजह से वो बहुत आगे बढ़ रही हैं। प्रिजर्विंग देयर ट्रेडिशंस, अपने ट्रेडिशंस को प्रिजर्व रख रही हैं। एंड डीप कनेक्शन टू द लैंड, और उनका लैंड के साथ में क्या है, डीप कनेक्शन है। क्लियर। अब देखो ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक जैसे फ्रूट्स है या ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं जिसमें आर्टिफिशियली कोई चीज़ ऐड नहीं की है, वो ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक कम्युनिटीज तो हो नहीं सकता, इररेलेवेंट है। एंशिएंट मतलब प्राचीन, तो प्राचीन नहीं है ना, वो तो अभी बोल रहा है कि अभी घर है, प्रेजेंट में इज है। तो प्राचीन जैसे एंशिएंट हिस्ट्री हो सकता है, एंशिएंट सिविलाइजेशन हो सकता है, तो एंशिएंट तो नहीं होगा, ये भी रेलेवेंट हो गया। लेट का तो कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। राइट आंसर होगा इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब क्या होता है, स्थानीय। जैसे इंडिजिनस पीपल हो सकते हैं, इंडिजिनस लैंग्वेज हो सकती है, इंडिजिनस पीपल्स, इंडिजिनस लैंग्वेजेस। वैसे ही क्या हो गया है, इंडिजिनस कम्युनिटीज। क्लियर है बच्चे। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अमंग द लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ कैट्स इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट स्पीसीज जो कैट्स की हैं दुनिया में, टाइगर्स जो है, टाइगर्स आर पावरफुल हंटर्स। टाइगर्स जो है, जो कैट की स्पीसीज है उसमें टाइगर जो है वो पावरफुल हंटर है। क्या, कौन से हंटर है, पावरफुल। क्यों, विद फिलिंग द ब्लैंक टीथ, स्ट्रॉन्ग जोज एंड एजाइल बॉडीज। देखो पावरफुल इंसान है या पावरफुल जानवर है, पावरफुल हंटर्स है, तो यहाँ पर उसके पावरफुल होने से रिलेटेड वर्ड्स को यूज किया गया है और उसी में से एक फिलिंग द ब्लैंक हमसे पूछा गया है। पावरफुल है तो उसके जो जॉज है वो क्या बताए हैं, स्ट्रॉन्ग बताए हैं। पावरफुल है तो उसकी बॉडी कैसी बताई है, फुर्तीली। एजाइल का मतलब क्या होता है, फुर्तीला, एक्टिव, निम्बल। ठीक है। अब यहाँ टीथ से पहले आपको बताया है कि टीथ से पहले क्या आएगा। ठीक है, यहाँ देखो लॉन्ग टीथ, स्मॉल टीथ। देखो स्मॉल टीथ अगर हम बात करें तो जो पावरफुल हंटर को बिल्कुल अपोज कर रहा है। एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि पावरफुल हंटर है, जॉज उसके स्ट्रॉन्ग है और स्मॉल टीथ है, तो स्मॉल टीथ तो फैक्चुअली रॉन्ग हो गया। ब्लंट है, ब्लंट भी फैक्चुअली रॉन्ग हो गया, मतलब पॉइंटेड नहीं है, तीखा नहीं है। ठीक है, ब्लंट है। लॉन्ग, लॉन्ग का और टीथ का पावरफुल से कोई कनेक्शन नहीं है, ये भी नहीं होगा, इररेलेवेंट है। राइट आंसर होगा शार्प टीथ। जब किसी हंटर के, जब किसी एनिमल के टीथ शार्प होंगे, उसके दांत तीखे होंगे, शार्प होंगे, तभी तो वो पावरफुल होगा, वो अपने दांतों से पकड़ पाएगा शिकार को। समझ रहे हो। तो वो स्मॉल हो गए तो नहीं हो सकता, ब्लंट हो गए तो नहीं हो सकता, और लॉन्ग से भी नहीं होगा। किससे होगा, शार्प टीथ। और शार्प टीथ क्या है, कोलोकेशन है। क्लियर। नेक्स्ट, दे रेंज अक्रॉस एशिया फ्रॉम रशिया ऑल द वे। ये कहाँ कहाँ, एशिया फ्रॉम रशिया से ऑल द वे कहाँ तक, सुमात्रा एंड मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया। रिसर्चर स्टिल हैव मच टू लर्न। रिसर्चर के पास में अभी बहुत सारा है लर्न करने के लिए। किसके बारे में, दीज ब्यूटीफुल, ये जो स्पीसीज की बात हो रही है, इस ब्यूटीफुल एंडेंजर्ड फिलिंग द ब्लैंक। अब देखो यहाँ ऑप्शन है विद, इनटू, अबाउट, अलोंग। मैंने आपको पहले भी बताया था फिलिंग द ब्लैंक्स में हम हमेशा ये देखते हैं कि जिसका फिलिंग द ब्लैंक पूछा है उसके पहले और उसके बाद में क्या आया है। राइट, इसमें लिखा है हैव मच टू लर्न। लर्न किसी चीज के बारे में जानने के लिए आता है लर्न अबाउट। ना लर्न इनटू आता है, ना लर्न विद होता है कुछ, और ना ही लर्न अलोंग, किसी चीज के बारे में। तो रिसर्चर जो है वो इस स्पीसीज, इस एंडेंजर्ड ब्यूटीफुल, आगे देखो क्या आएगा, के बारे में अभी बहुत कुछ लर्न करना, उनको बहुत कुछ लर्न करना है। स्टिल हैव मच टू लर्न, बहुत कुछ लर्न करना है। नेक्स्ट, एंडेंजर्ड। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका बिल्कुल फ्री के मार्क्स है।
कैसे? मैंने पहले से पेपर में आपको फॉरवर्ड रीडिंग का कॉन्सेप्ट बताया था कि पैसेज में बाय सेलिंग, याद है बाय वाला था, बाय सेलिंग वाला, राइट? वैसे यहाँ पर बैकवर्ड रीडिंग का कॉन्सेप्ट है। बैकवर्ड रीडिंग में क्या है कि आपको पीछे आप जो 4 लाइन पढ़ के आए हो उससे आपको पता चल रहा है कि यहाँ क्या आएगा। कैसे? यहाँ पर पैसेज, यहाँ आपने 4-5 लाइन पढ़ी है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर रैबिट्स के बारे में बात हुई है? नहीं। एलिफेंट्स के बारे में बात हुई है? नहीं। डॉग्स की बात हुई है? नहीं। किसके बारे में बात हुई है? पहली लाइन में गिवन है क्या? कैट्स। तो बैकवर्ड रीडिंग माने हमने पीछे पढ़ के हमें पता चलता है, पीछे से पढ़े हुए सेंटेंसेस से हमें पता चलता है कि इस सेंटेंस में ये वर्ड आएगा, वो क्या होती है? बैकवर्ड रीडिंग। और जब हम आगे पढ़कर 4-5 2 लाइन आगे पढ़कर हम पता करते हैं कि यहाँ पर ये ऑप्शन आना चाहिए, वो होती है फॉरवर्ड रीडिंग। क्लोज टेस्ट में बैकवर्ड फॉरवर्ड रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि आपके पास में पैसेज के अंदर आंसर गिवन होता है, आपको जस्ट उसको फाइंड करना होता है। जैसे यहाँ पर ये कैट्स गिवन था, आपको बस देखना था और राइट आंसर पे जाना था। नेक्स्ट, देयर इज करंटली 1 रिकॉग्नाइज्ड स्पीसीज ऑफ टाइगर, पैंथेरा टाइग्रिस। एक जो जिसकी पहचान हुई है स्पीसीज की वो क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस है। साइंटिस्ट ने आगे फर्दर फिलिंग द ब्लैंक द टाइगर इनटू, टाइगर को 9 सब स्पीसीज में डिवाइड किया है साइंटिस्ट ने। कौन सा? एक्सटिंक्ट बाली, कैस्पियन, जावन सब स्पीसीज, लिविंग मलयालम, सुमत्रन, साउथ चाइना, इंडो चाइनीज, बंगाल एंड अमर सब स्पीसीज। ठीक है, अब देखो फर्दर आगे साइंटिस्ट ने आगे 9 स्पीसीज में क्या किया है? जनरलाइज्ड किया है। इररेलेवेंट, जनरलाइज्ड करना कोई सेंस ही नहीं बन रहा। डिक्लेयर करना, रेस्ट्रिक्ट तो होता है किसी चीज को रोक देना, लिमिट में कर देना, ठीक है, जबकि उसने तो डिवाइड किया है सब स्पीसीज के अंदर, ठीक है, तो रेस्ट्रिक्टेड नहीं आएगा, ये भी इररेलेवेंट हो गया। यहाँ पर आपको डिक्लेयर थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। डिक्लेयर्ड होता है जैसे किसी चीज़ की घोषणा करी जाती है कि इसको ये बना दिया है, इसके लिए ये कर दिया है, कोई घोषणा, कोई डिक्री डिक्लेयर कर देना, तो ये भी नहीं होगा, ये भी रेलेवेंट है, या रेड हेरिंग भी बोल सकते हैं इसको। राइट आंसर होगा क्लासीफाई, क्योंकि 9 सब स्पीसीज में डिवाइड करना, और हम ये क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, और क्लासिफाइड के साथ में क्या आता है? इनटू, क्लासिफाइड समथिंग इनटू, और यहाँ पर इनटू गिवन है ना। तो साइंटिस्ट ने फर्दर क्लासिफाई किया है टाइगर की स्पीसीज को, टाइगर को कितनी? 9 स्पीसीज में, तो क्लासिफाई टाइगर इनटू, ठीक है। नेक्स्ट, of these subspecies AZA accredited zoos currently manage 3: Amar, Malayan and Sumatran. The Smithsonian's National Zoo and Conservation Biology Institute is home to Sumatran and Amar tigers. Sumatran tigers are filling the blank as critically endangered. क्रिटिकली एंडेंजर्ड बताया उनको ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट, एंड अमर टाइगर्स हैव बीन क्लासिफाइड एज एंडेंजर्ड। ठीक है, यहाँ देखो ये बोल रहा है कि सुमात्रन टाइगर्स को फिलिंग द ब्लैंक एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, राइट। तो अब देखो न्यूमेरेटेड का मतलब होता है आपके अंदर हैविंग क्वालिटी ऑफ मैथमेटिक्स स्किल्स, ठीक है। मैथमेटिक्स की जो क्वालिटी है उसके लिए आता है न्यूमरेटेड, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, इररेलेवेंट है, ठीक है। डिटेल्ड से लिखना, डिटेल्ड बताना, डिटेल करना, तो टाइगर को क्रिटिकली एंडेंजर्ड किया है, उसका डिटेल से कोई लेना देना नहीं है, ये भी इररेलेवेंट है। रिकॉर्डेड आपको ज़रूर कंफ्यूज कर सकता है कि किसी चीज़ के बारे में रिकॉर्ड बनाना, डायरी में सब कुछ रिकॉर्ड करना, किसी को वीडियो रिकॉर्ड करना, किसी घटना को रिकॉर्ड करना, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में लिख कर रिकॉर्ड करना, पर यहाँ पर ये आपको कंफ्यूज कर रहा है, रेड हेरिंग है।
सुमंत्रन टाइगर्स को रिकॉर्ड कर किया गया है एज ए क्रिटिकली एंडेंजर और इंटरनेशनल यूनियन, या उसको लिस्ट बनाई गई है कि जैसे कि नो है, इनमें से ये वाली ये है, ये है, ये इसका ये है, ये इंडेंजर्ड है, ये एक्सटिंक्ट हो सकती है, तो उसकी हम क्या बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, उसको लिस्टेड किया जाता है। क्या जाए, किसी चीज को मेंशन करना या किसी को इंक्लूड करना क्या होता है, लिस्टेड। क्या आएगा, लिस्टेड। लिस्टेड एज, समझ में आया, उसको लिस्टेड कर गया ऐसा, उसको लिस्टेड किया वैसा। जैसे सोल्जर्स लिस्टेड एज मिसिंग, सोल्जर्स को क्या किया गया, लिस्टेड किया गया कि वो मिसिंग है। जैसे कोई स्पीसीज है उसको लिस्ट किया गया, जैसे कोआला है, इज लिस्टेड एज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड मतलब खतरे में, एंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, तो लिस्टेड के साथ में क्या यूज हुआ है, एज, इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा, लिस्टेड एज। क्लियर है स्टूडेंट्स, मजा आ रहा है। When another old cave is discovered in the south of France, जब दूसरी केव को, अनदर केव को डिस्कवर किया गया, खोज किया गई इन द साउथ ऑफ फ्रांस, फ्रांस के साउथ में, इट इज नॉट इन न्यूज, वो न्यूज में नहीं है। इट इज नॉट फिलिंग द ब्लैंक इन न्यूज, रादर इट इज एन ऑर्डिनरी इवेंट, बल्कि वो क्या है, एक ऑर्डिनरी, एक नॉर्मल, एक सामान्य घटना है। ठीक है, तो इट इज नॉट फिलिंग द ब्लैंक है सूटेबली, जो सूट करे, तो सूटेबली इन द न्यूज, ये तो बिल्कुल इररिलेवेंट है। मैरिली इन द न्यूज, मैरिली का मतलब है हैप्पी वे में, चीयरफुल हैप्पी वे में, हैप्पी वे में न्यूज में है, नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, टोटली इररिलेवेंट है। इट इज नॉट नियरली इन द न्यूज, पास में नियर के लिए ये भी इररिलेवेंट है। राइट आंसर होगा यूजुअली, मतलब ऐसी चीज़ें जो होती रहती हैं, जो एक ऑर्डिनरी इवेंट है, वो जनरली न्यूज़ में नहीं होता। न्यूज़ में वो होता है जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट होता है, जो बहुत ही अलग कोई चीज़ होती है, उसके लिए वो न्यूज़ में आता है। तो ये बोल रहा है कि एक ऑर्डिनरी इवेंट है, तो यूजुअली ये न्यूज़ में नहीं था। नेक्स्ट, सच डिस्कवरीज, कौन सी डिस्कवरीज, ये जो ओल्ड केव को डिस्कवर किया गया, ये जो डिस्कवरीज हैं आर सो, इतनी है क्या, These days, इन दिनों, that hardly, कि मुश्किल से, anybody pays heed to them, ये डिस्कवरीज आजकल इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि मुश्किल से कोई इंसान इन पे ध्यान देता है। पे हीड का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, नोटिस करना। नोटिस करना, ध्यान देना। ठीक है, तो सच डिस्कवरीज आर सो फिलिंग द ब्लैंक दीज डेट दैट हार्डली एनीबडी पेज हीड टू देम, तो हार्डली, मुश्किल से कोई इन पे ध्यान देगा। पे हीड कोलोकेशन भी है, तो इसको समझेंगे कि जो चीज़ बहुत जल्दी जल्दी होती रहती है, या जो बहुत लगातार होती रहती है, जो बहुत कॉमन जो चीज़ होती है, उस पर कोई ध्यान क्यों देगा, नहीं देगा। लेकिन जो चीज़ बहुत रेयर होती है और बहुत टाइम बाद होती है, या बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, उसी पे दुनिया ध्यान देती है। ठीक है, तो यहाँ देखो, सच डिस्कवरीज आर सो डिसऑर्डरली, डिस्कवरी क्या थी, डिसऑर्डरली थी, मतलब अनरूली थी, डिसऑर्डर में थी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। डिस्कवरी कैसे डिसऑर्डरली होगी, नहीं हो सकती। गास्टली का मतलब होता है बहुत ही टेरिबली, हॉरिबली, तो डिस्कवरी को टेरिबली हॉरिबल बताया गया, ये तो नहीं है। डिस्कवरी तो टेरिबल या हियर हॉरिबल नहीं हो सकती। वेदर हो सकता है, द वेदर वॉज सो गास्टली। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिल्यूजनल। डिल्यूजन इज रिलेटेड टू फॉल्स बिलीफ अबाउट योर सेल्फ, योर सिचुएशन, भ्रम जिसको बोलते हैं। तो सच डिस्कवरीज आर सो डिल्यूजनल, इसका भी कोई सेंस नहीं बैठ रहा है यहाँ पर। राइट आंसर होगा फ्रीक्वेंट। देखो, इसको अब देखेंगे, सच डिस्कवरीज आर सो फ्रीक्वेंट, ये जो डिस्कवरीज हैं ये इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गई है कि होती रहती है कि इसके ऊपर मुश्किल से कोई भी इंसान, कोई क्यों ध्यान देगा, हो रही होंगी। ठीक है, ठीक है। हाउएवर, अब यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। यद्यपि व्हेन, जब लेस्कॉक्स केव कॉम्प्लेक्स वॉज डिस्कवर्ड इन 1940,
लेकिन जब 1940 में ये जो केव लास्कॉक्स केव को डिस्कवर किया गया था, देखो पास्ट का आया ना 1940, तो यहाँ पर वॉज डिस्कवर्ड लिया है कि उसको डिस्कवर किया गया था। द वर्ड वॉज, ठीक है, वर्ड क्या हो गया था, वॉज। अब यहाँ पूछा है एनकरेज, एनकरेज मतलब बढ़ावा देना, बढ़ावा देने की कोई बात नहीं हुई है। वर्ड क्रश हो गया था, मतलब टुकड़ों में बंट गया था, पीसेस में ब्रेक हो गया था। तो किसी केव की डिस्कवरी से वर्ड पीसेस में तो ब्रेक हो ही नहीं सकता है, टोटली इररिलेवेंट हो गया, ठीक है। ओवरथ्रो, ओवरथ्रो का मतलब होता है कि किसी गवर्नमेंट को, ठीक है, रिमूव कर देना, किसी पॉलिटिकल लीडर को अपने पावर से हटा देना, क्या होता है, ओवरथ्रो। तो ओवरथ्रो पॉलिटिकल लीडर या गवर्नमेंट की कोई बात ही नहीं हो रही है, इररिलेवेंट। राइट आंसर है बैफल्ड। बैफल्ड का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, परप्लेक्स्ड हो जाना, बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाना, कंफ्यूज हो जाना। कि लास्कॉक्स केव कॉम्प्लेक्स वाज डिस्कवर्ड इन 1940, 1940 में लास्कॉक्स को केव को डिस्कवर किया गया। द वर्ड वाज बैफल्ड, वर्ड क्या हो गया, बैफल्ड हो गया था। क्यों हुआ, आगे देखो इसको। Painted directly on its walls were hundreds of scenes showing how people lived thousands of years ago. मतलब ये जो केव थी ना, जो लास्कॉक्स केव है, इसकी केव की वॉल्स पे बहुत सारी सैकड़ों सीन्स इस तरह से शो कर रहे थे कि आज से हजारों साल पहले लोग कैसे रहते थे। वो पिक्चर्स जो है वो वहाँ पर मिली थी, तो उससे बहुत सरप्राइजिंग लगा। द सीन शो, और ये सीन जो सीन्स थे उन्होंने ये शो किया हाउ पीपल, शो पीपल हंटिंग एनिमल्स। ये सीन क्या शो कर रहे हैं कि पीपल जैसे एनिमल्स का शिकार करते हैं, सच एज बाइसन और वाइल्ड कैल। बाइसन एक तरह का वाइल्ड एनिमल होता है जो काऊ की तरह दिखता है, बहुत बड़ा साइज का है, उसको बोला है वाइल्ड एनिमल को, ठीक है। तो उसमें सीन्स थे कि किस तरह से शिकार करते थे। अदर इमेजेस, दूसरी इमेजेस filling the blank, birds and most noticeably horses which appear in more than 300 wall images, by far filling the blank all other animals। इसमें देखो यहाँ बोल रहा है कि सीन शो कर किया, सीन ने शो किया, मतलब जो सीन थे उन्होंने शो किया कि लोग शिकार कैसे करते थे, पीपल हंटिंग एनिमल्स, कि लोग पीपल जो है वो हंट कर रहे हैं एनिमल्स को, ठीक है। दूसरी इमेजेस, अब देखो यहाँ पैरेलल कंस्ट्रक्शन है, सीन्स ने शो किया, इमेजेस भी क्या करेंगी, शो ही करेंगी। इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कंस्ट्रक्शन। पैरेलल कंस्ट्रक्शन को डिटेल से मैंने जंबल और क्लोज टेस्ट की जो वीडियोस है वहां भी करवाया है, और इसकी डिटेल लिस्ट भी दी है जंबल क्लोज टेस्ट में। पैरेलल कंस्ट्रक्शन, ये देखो ये भाव जो है इसके पैरेलल में ये बात बोली जा रही है, तो जो भाव इससे हमें मिल रहा है वही यहाँ से आएगा। समझ में आया? जैसे यहाँ ये हमें भाव मिला कि जो सीन्स है उसमें पीपल हंटिंग एनिमल्स का पता चल रहा था, वैसे ही दूसरी इमेजेस ये बता रही थी। तो दूसरी इमेजेस, इम्प्रिंट मतलब प्रिंट करना, प्रेस करना किसी सिंबल आइकन, ये भी नहीं है, इररिलेवेंट है। अदर इमेजेस रिक्वायर, इमेजेस को रिक्वायरमेंट थोड़ी होगी, इमेजेस तो बन चुकी है, उनकी रिक्वायरमेंट की तो बात ही नहीं हो सकती, इररिलेवेंट, ठीक है। फिर है डिटरमाइन, डिटरमाइन आपको कंफ्यूज कर सकता है, ये रेड हेरिंग है, ठीक है, शो करना या डिटरमाइन करना। बट एक चीज समझो, डिटरमाइन होता है किसी चीज के फैक्ट्स के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कैलकुलेट करके किसी चीज को कंक्लूड करना। यहाँ पर वो बात नहीं हो रही है, यहाँ एक इमेज है वो दर्शा सकती है, शो कर सकती है, और शो का ही सिनोनिम यहाँ यूज होगा, और वो सिनोनिम है डिपिक्ट। डिपिक्ट मतलब दर्शाना। दूसरी इमेजेस ये दर्शा रही थी क्या, बर्ड्स को दर्शा रही है, एंड मोस्ट नोटिसेबली, मोस्ट नोटिसेबली, ज्यादा नोटिसेबली नोटिस कौन हो रहा है यहाँ पर, हॉर्सेस। क्यों? क्योंकि विच अपीयर इन मोर देन 300 वॉल इमेजेस, और जो हॉर्सेस थे वो 300 से ज्यादा वॉल इमेजेस में अपीयर हो रहा था। हॉर्सेस की मतलब इमेजेस बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, दूसरे सारे एनिमल्स के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज़्यादा।
बाय फार फिलिंग द ब्लैंक ऑल अदर एनिमल्स, दूसरे सारे एनिमल से काफी ज्यादा। ठीक है, अब देखो यहां पर देखो आउटसोर्स, आउटसोर्स होता है जैसे गुड्स और सर्विस को बाहर किसी वेंडर से कॉन्ट्रैक्ट करना, आउटसोर्स करना। ठीक है, बाहर से खुद मैन्युफैक्चर नहीं करना, बाहर से लेना इररेलेवेंट हो गया। आउटरीच, रीच बियॉन्ड देन, फर्दर देन, ठीक है, फर्दर देन समथिंग, रीच बियॉन्ड देन समथिंग, आउटरीच हो गया। आउटलास्टिंग, मतलब बहुत ज़्यादा लास्टिंग करना, जितना एक्सपेक्ट हो उससे भी ज़्यादा ड्यूरेबल, लास्टिंग के लिए आउटलास्टिंग आता है, ये भी नहीं है। राइट आंसर होगा आउट नंबरिंग, क्योंकि यहाँ पर हमें नंबर गिवन है। ठीक है, नंबर 300 वॉल्स में और बाकी सभी एनिमल से बहुत बहुत ज्यादा, तो ग्रेटर इन अमाउंट, साइज, नंबर के लिए, ठीक है, लार्ज नंबर के लिए, ग्रेटर के लिए, ठीक है, क्या आता है, आउट नंबर। ठीक है, तो 300 वॉल इमेजेस थी जिनमें हॉर्स अपीयर हो रहा था, और ये जो था वो दूसरे सारे एनिमल से ये नंबर जो था 300 वो सबसे बहुत ज्यादा था। ठीक है, मान लो कि दूसरों की इमेजेस 2 में, 5 में, 7 में, 10 में, 15 में, 20 में, 50 में थी, वहीं हॉर्स किस में था, 300 में था, तो वो बहुत ज्यादा हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट फोकस करता है ऑन एक्सप्लेनिंग, ये एक्सप्लेन कर रहा है क्या, व्हाट मूव्स बिहेवियर, कि बिहेवियर को क्या मूव कराता है। ठीक है, इनफैक्ट द टर्म फिलिंग द ब्लैंक इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मूवियर। ठीक है, तो यहां से ही हमें सिंपल सी हिंट मिल रही है कि हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, क्या हमने यहाँ तक की बात कर रही हूँ, यहाँ तक हमने, और आपने अगर पूरा पैसेज एक बार पढ़ भी लिया है तो भी आपको पता चल रहा है कि यहाँ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है, इंस्टिंक्ट क्या होता है, इंस्टिंक्ट होता है इंसान की एक नेचुरल टेंडेंसी, प्रवृत्ति जो होती है, नेचुरल जो प्रवृत्ति है, जो किसी सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करता है, वो उसका इंस्टिंक्ट है। राइट, इंस्टिंक्ट नहीं होगा। ह्यूमन बिहेवियर, तो ह्यूमन बिहेवियर का लैटिन वर्ड मूवियर नहीं हो सकता, तो ये भी इररेलेवेंट, ये भी नहीं होगा, ये इररेलेवेंट हो गया, ये भी इररेलेवेंट हो गया, और ये भी इररेलेवेंट हो गया। किस टर्म की यहाँ बात हो रही है, इस टर्म की जिसको सबसे पहले यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया गया है, और वो टर्म क्या है, वो टर्म है मोटिवेशन। क्या है मेरे बच्चे, मोटिवेशन। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, मोटिवेशन। क्लियर है? हाँ, मोटिवेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मूवियर रेफरिंग टू मूवमेंट ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी का जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ एक्टिविटी, मूवियर। मोस्ट ऑफ आवर एवरीडे एक्सप्लेनेशन ऑफ, जितने ज़्यादातर हमारे प्रतिदिन के जो एक्सप्लेनेशन होते हैं, देखो मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन जो प्रेरणा हमें मिलती है कुछ करने की, आगे बढ़ने की, अपने आप को मूव करने की, किसी भी एक्टिविटी में इंगेज होने की, जो हमारे बिहेवियर में दिखती है कि हम लैक ऑफ मोटिवेशन है या फुली मोटिवेटेड है। राइट, तो जो हमारा जो एवरीडे एक्सप्लेनेशन है किसका, वो पूछ रहा है, इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोटिव्स। वो किस में दिया जा रहा है, मोटिव्स की टर्म में दिया जाता है। ठीक है, तो एवरीडे एक्सप्लेनेशन ऑफ गोल, गोल नहीं होगा, गोल थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसको हम रेड हेरिंग बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ आवर एवरीडे एक्सप्लेनेशन ऑफ गोल्स नहीं होगा। ठीक है, हमारे डेली के गोल्स हो सकते हैं जो इन टर्म्स ऑफ मोटिव्स, पर यहाँ पर हमारी एक प्रवृत्ति की, बिहेवियर की बात हो रही है। आगे आप देखोगे इसमें क्या आएगा, वो आगे वाले सेंटेंस से भी डिपेंड करेगा। मोटिव्स ऑल्सो हेल्प मेकिंग अबाउट बिहेवियर, तो यहाँ पैसेज में गोल की बात नहीं हो रही है। मोटिवेशन तो ऑलरेडी, ये तो गलत हो गया कि मोटिवेशन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोटिव्स, ये नहीं होगा। एवरीडे मोटिवेशन नहीं है, एवरीडे एक्सप्लेनेशन, हमारे प्रतिदिन का एक्सप्लेनेशन, किस चीज़ का, प्रतिदिन हम कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो इंसेंटिव, मतलब जो इंसेंटिव एक्स्ट्रा हमें मिलता है वो नहीं होगा। राइट आंसर होगा बिहेवियर, और फॉरवर्ड रीडिंग से भी पता चल रहा है, ह्यूमन बिहेवियर, सोशल बिहेवियर। ठीक है, मोटिव्स ऑल्सो हेल्प इन,
मोटिव्स भी हेल्प करते हैं फिलिंग द इन मेकिंग, बनाने में, अबाउट बिहेवियर के बारे में क्या बनाने में मोटिव्स हेल्प करते हैं। मोटिव्स हेल्प करते हैं क्या, मेकिंग। यहाँ देखो, यहाँ पर फॉरवर्ड रीडिंग में आप जाओगे तो आपको एग्जैक्ट मिलेगा, ये देखो, हाँ, motives are the general states that enable us to make predictions about behavior। ये क्या है स्टूडेंट, फॉरवर्ड रीडिंग। फॉरवर्ड रीडिंग क्या होती है कि पैसेज के अंदर आंसर गिवन होता है, अगर आप उस पैसेज को थोड़ा सा आगे जाके पढ़ते हो तो आपको ये समझ में आता है कि पीछे वाले सेंटेंस में क्या वर्ड यूज होगा। तो यहाँ पर देखो, मेकिंग प्रेडिक्शन अबाउट बिहेवियर, और यहाँ मेकिंग प्रेडिक्शन अबाउट बिहेवियर। कोलोकेशन भी होता है, मेक प्रेडिक्शंस अबाउट बिहेवियर। क्लियर है? तो क्या बोल रहा है सेंटेंस कि मोटिव्स भी हेल्प करते हैं किसके बारे में, बिहेवियर के बारे में, प्रिडिक्शंस, अनुमान लगाना। प्रिडिक्ट मतलब क्या होता है, ठीक है, प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है, प्रिडिक्ट मतलब प्री मतलब पहले, ठीक है, बिफोर, और डिक्ट माने टू स्पीक। यहां पर इसने ऑप्शन गलत आ गए हैं, यहाँ ऑप्शंस चारों ही गलत प्लेस कर दिए गए हैं। ये ऑप्शंस को चेंज करना पड़ेगा बच्चे। एक बार देखते हैं पहले यहाँ ऑप्शंस क्या क्या हैं। क्लैरिफिकेशन, डायरेक्शंस, डिसीजंस एंड प्रिडिक्शंस, ठीक है। तो यहाँ ये टाइपो हुई है। तो मोटिव्स आल्सो हेल्प इन मेकिंग, क्या आएगा, प्रिडिक्शंस, क्या आएगा, प्रिडिक्शंस, राइट। यहाँ अब देखो क्या, क्लैरिफिकेशन अबाउट बिहेवियर नहीं हो सकता, डायरेक्शन अबाउट बिहेवियर नहीं होगा, डिसीजंस ऑफ बिहेवियर टोटली इररेलेवेंट है तीनों वर्ड, क्योंकि फॉरवर्ड रीडिंग से हमें डायरेक्ट आंसर मिल रहा है मेकिंग प्रेडिक्शंस अबाउट बिहेवियर, ठीक है। आगे, अ पर्सन विल वर्क हार्ड इन स्कूल, पर्सन हार्ड वर्क करेगा स्कूल में, स्पोर्ट्स में, बिजनेस में, म्यूजिक में और बहुत सारी सिचुएशन में, अगर इफ ही और शी हैज अ स्ट्रॉन्ग नीड, अगर ही और शी की स्ट्रॉन्ग नीड है किसके लिए, फोर। देखो, इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग नीड होती है, किसी डिज़ायर होती है कि हाँ स्पोर्ट्स में अच्छा करना है, तो अच्छा करने से क्या मिलेगा उसको, क्या मिलेगा उसको मोटिवेशन मिलेगा, उसको डिजायर तो ऑलरेडी है, ये तो इररिलेवेंट हो गया, नीड हो गई, डिजायर। ग्रोथ हो सकता था, ग्रो नहीं होगा, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया। अगर उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग नीड है मोटिवेशन की तब वो करेगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको, इसको हम रेड हेरिंग बोल सकते हैं, ठीक है। अ पर्सन विल वर्क हार्ड इन स्कूल, इन स्पोर्ट्स, इन बिजनेस, इन म्यूजिक एंड इन मैनी अदर सिचुएशन इफ शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नीड, अगर उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग नीड है किसके लिए, कुछ अचीव करने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ उपलब्धि के लिए, कुछ अचीवमेंट के लिए, तो वो क्या करेगा, बहुत ही हार्ड वर्क करेगा। क्लियर? तो राइट आंसर क्या आएगा, अचीवमेंट। नेक्स्ट, हेंस मोटिव्स आर द जनरल स्टेट्स दैट इनेबल अस, मतलब मोटिव्स क्या है, एक जनरल स्टेट कर रहा है क्या, जो इनेबल कर रहा है अस टू मेक प्रेडिक्शन करना अबाउट बिहेवियर के बारे में अलग अलग सिचुएशन में, ठीक है। इन अदर वर्ड्स मोटिवेशन इज वन ऑफ द, ठीक है, दूसरे शब्दों में देखें तो मोटिव्स क्या है, वन ऑफ द फिलिंग द ब्लैंक बिहेवियर ऑफ बिहेवियर। दूसरे शब्दों में देखें तो हम मोटिवेशन से हम किसी भी इंसान के बिहेवियर को समझ सकते हैं, उसके बिहेवियर को निर्धारित कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, किससे, मोटिवेशन से, ठीक है। अगर इंसान उसका बिहेवियर बता देगा, मोटिवेटेड है तो एनर्जेटिक फील करेगा, पॉजिटिव फील करेगा और काम करने की इच्छा रहेगी, हार्ड वर्क करेगा। और अगर मोटिवेटेड नहीं होगा, लैक ऑफ मोटिवेशन होगा तो डिप्रेस्ड रहेगा, परेशान रहेगा, तो उसका बिहेवियर बता देगा,
राइट। तो मीनिंग ऑफ बिहेवियर नहीं होगा, इररेलेवेंट है। वन ऑफ द वेज ऑफ बिहेवियर ये भी नहीं होगा। वन ऑफ द कोजेस, कारण नहीं है। बोल क्या रहा है कि मोटिवेशन बिहेवियर का वन ऑफ द कारण, वन ऑफ द कोजेज है, नहीं, वन ऑफ द कोजेज नहीं है। दूसरे शब्दों में हम बोले कि क्या बोल रहा है कि आप इस चीज से डिटरमाइन कर सकते हो। तो राइट आंसर क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स। ठीक है। इंस्टिंक्ट्स, ड्राइव्स, नीड्स, गोल्स एंड इंसेंटिव्स कम अंडर द ब्रॉड क्लस्टर ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के और जो पूरा क्लस्टर है, जो ग्रुप है, जो झुंड है, उसमें इंस्टिंक्ट मतलब इंसान की जो नेचुरल टेंडेंसी है, जो उसकी ड्राइव है, उसकी जो ज़रूरत, नीड है, गोल है, और इंसेंटिव की कुछ उसने अच्छा किया तो उसको कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये सारी चीज़ें भी ब्रॉड क्लस्टर, अगर हम ब्रॉडली देखेंगे मोटिवेशन के क्लस्टर को, तो उसमें आती है ये चीज़।